जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ BIA लास्ट रिवीजन सेशन, जिसका नाम आप लोगों की इंतजामिया ने रखा है BIA क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स से मुराद ये है कि बस 6 या 7 दिन में हमने आखिरी आखिरी रिवीजन करनी है BIA की। अच्छा, तरीक़ेकार इसका क्या होगा? जो लोग जो मुझसे पहले किसी और सब्जेक्ट में पहले पढ़ चुके हैं, तो मेरी जो लास्ट रिवीजन होती है 6-7 दिन वाली, उसमें मैं इंस्टेड ऑफ के आपके सामने स्लाइड्स खोल के रखूं कि अच्छा यार, ये चैप्टर इतने थे, ये वाले चैप्टर में हमने फलानी बात की थी, ये वाले चैप्टर में फलानी बात की है। हम करते हैं प्रैक्टिस बेस्ड रिवीजन। हम दो लेटेस्ट पास पेपर्स पकड़ते हैं और उसकी अच्छी तरह जो है वो उसकी डिस्कशन करते हैं। BIA चूंकि 50-50 वाला सब्जेक्ट है, आधा न्यूमेरिकल है, आधा जो है वो थियोरेटिकल है, इसलिए पहले 2 दिन हमने रखे हैं सिर्फ जबानी बातों करने के लिए। उसके बाद हमने सारा कुछ जो है वो न्यूमेरिकल करना है। अच्छा, वंस अगेन, इससे पहले कि मैं आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूं, एक चीज जो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो मुझे नजर आई है। मुझे फेसबुक पे एक पोस्ट नजर आई, इसी जो आपका सेशन है, क्रैश बैचेस की, और उसके ऊपर आए हुए थे 3 कमेंट्स। मैंने कहा यार देखें, क्या मेरी तारीफें या क्या मेरी बुराइयां चल रही हैं। तो पहला कमेंट था कि विल दीज क्लासेस बी अवेलेबल एट यूट्यूब, और फिर नीचे आगे इंतजामिया के मैसेजेस थे कि यस, दीज क्लासेस विल बी अवेलेबल इन यूट्यूब। तो अब यह एक डिस्क्लेमर, मैं किसी की नीयत में या किसी के दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में कमेंट करने का मेरा कोई राइट नहीं बनता, बट स्टिल अज्यूमिंग अ नॉर्मल पर्सन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये रिकॉर्डिंग्स देख लूंगा, कभी ना कभी तो देख लूंगा, तो देर इज अ 80% चांस कि वो फिर आप इस अटेम्प्ट में नहीं देखेंगे। वो बहुत देर हो जाएगी जब आप जाके देखेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, वंस अगेन रिक्वेस्ट वाली टोन है, कि प्लीज इन क्लासेस को लाइव लें, साथ साथ लें। पहले 2 दिन तो चले ये स्टोरी मोड में, मैं आपको जो है वो थियोरेटिकल बातें करूंगा, आप सुन लेंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन अगले जो 2 दिन, अगले जो बाकी सारे दिन है, उसमें हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स मैं अकेले तो आपसे डबल स्पीड में कर सकता हूँ, मैं चाहूंगा कि हम न्यूमेरिकल्स मिलके करें। खैर, थोड़ा सा गुरूर हो गया, मतलब हम कोलैबोरेशन करके जो है वो न्यूमेरिकल्स करें। मैं आपसे कहूँ यार ऐसे करना है, और फिर आप लोग मुझे बताएं अच्छा जो है वो ये इस चीज को इस चीज से मल्टीप्लाई करो तो आंसर ऐसे आता है। तो असल वैल्यू एडिशन तो ऐसे होगी कि हम पेपर से महीना पहले, महीने से याद है आज का डेट है 20, और पेपर आप लोगों का कब है? 22 को। तो एग्जैक्ट 1 महीना और 2 दिन रह गए। तो एग्जैक्ट 1 महीना 2 दिन पहले भी अगर आप इस नियत पे बैठे हैं कि यार मैं कभी ना कभी रिकॉर्डिंग्स देख लूंगा, तो प्लीज यार, महीना रह गया, अब तो थोड़ा सा सीरियस होके जो है वो रिकॉर्डिंग छोड़ के जरा लाइव प्रैक्टिस की तरफ आए। तो डिस्क्लेमर, इधर उधर की बातें काफी हो गई, अब आते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आपके सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, डे 1 इज ऑल अबाउट इंटरनल एनालिसिस। अगर आपको स्टडी टेक्स्ट से कंपेयर करके बताया जाए, तो आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट है उसका ये बनेगा चैप्टर नंबर 5। पुरानी स्कीम में अगर किसी कोई फेमिलियर है उससे, तो पुरानी स्कीम में ये होता था चैप्टर नंबर 8। अच्छा, इंटरनल एनालिसिस से पिछली 2 अटेम्प्ट्स में तकरीबन 33 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं। मैं इस टाइम MCQs को इग्नोर कर रहा हूँ, हमने इंशाल्लाह आखिरी दिन जाके देखने हैं। तो 33 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से 3 जो है वो फुल फ्लैज सवाल हैं। अब हमने इन सवालों को रीड करना है, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करनी है। अच्छा जी, कमेंट्स में क्या चल रहा है? एक भाई ने कहा सर एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, REQ है, पता नहीं रिक्वायरमेंट है कि रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उससे पहले जनरल ओवरव्यू दे दीजिएगा। आई गेस मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं सवाल रीड करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ। तो चले एक काम करते हैं, जो पहले सवाल की हम रिक्वायरमेंट रीड करेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है कि नहीं। तो चेक कीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा ऑटम 25 का क्वेश्चन नंबर 2। वंस अगेन, हमने लेटेस्ट जो 2 अटेम्प्ट्स हैं उसके पेपर जो है वो 100% सॉल्व करने हैं, थियोरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल का सवाल छोटा है, रिक्वायरमेंट्स बड़ी हैं। स्टिल हम रिक्वायरमेंट्स पहले पढ़ेंगे। रिक्वायर्ड पार्ट ए फॉर कंपनी, एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई। हाँ जी, अब इन दोनों वर्ड्स के ऊपर भी गौर करते हैं। एक्सप्लेन मीन्स कि आपने एग्जामिनर अंकल को समझाना है कोई बात, जो भी आपसे आगे पूछा जा रहा है, आपने अपने अल्फाज में कहना है कि डियर एग्जामिनर अंकल, फलानी चीज ऐसे होती है तो फलानी चीज वैसे होती है। एंड आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मीन्स कि आपने कोई चीज पहचाननी भी है। पहचाननी से क्या मुराद हो सकता है? आइए अगली रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं, ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी।
क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है और एक्सप्लेन करनी है आपने? थ्रेशहोल्ड रिसोर्स, थ्रेशहोल्ड रिसोर्स, यूनिक रिसोर्स, थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंसी एंड कोर कॉम्पिटेंसी। अब वंस अगेन सवाल मैंने रीड भी नहीं किया है, लेकिन स्टिल रिक्वायरमेंट ए क्या है? एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई। तो क्या मैं सवाल पढ़े बगैर एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि थ्रेशहोल्ड रिसोर्स क्या होते हैं, तो यूनिक रिसोर्स क्या होते हैं, तो थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंसी क्या होती है, तो कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? इतना तो हमें आता है, इतना तो हमने पढ़ा हुआ है। तो आए मेरे साथ मिलकर जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि यार ये थ्रेशहोल्ड रिसोर्स क्या होता है। तो पार्ट वन क्या था? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करें। एग्जामिनर अंकल को समझाएं कि भाई ये थ्रेशहोल्ड रिसोर्स क्या होता है। आपने अंग्रेजी में समझाना है, मैं आपको उर्दू में समझाऊंगा। थ्रेशहोल्ड रिसोर्स, सबसे पहले थ्रेशहोल्ड भी बात की बात है, रिसोर्स के ऊपर बात कर ले। रिसोर्स मींस कि आपके पास क्या है। अब इसमें फिजिकल एसेट्स भी हो सकते हैं, इसमें इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं। फिजिकल रिसोर्स में बात की जाए तो हम कहेंगे कंपनी के पास बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, फिजिकल रिसोर्स है। हम कहें कंप्यूटर, कंपनी की बड़ी खूबसूरत सी वेबसाइट है, इंटेंजिबल रिसोर्स है। हम कहें कि सीएमएडीजी के पास अली शाहिद है, ह्यूमन रिसोर्स है। हम कहें नंबर फोर, चौथा मैंने क्या पॉइंट रेज किया था? फाइनेंशियल रिसोर्स। आप कहेंगे हमारी बैंक से बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, मुझसे कहेंगे यार मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, 3 दिन में हमें लोन मिल जाएगा, ये फाइनेंशियल रिसोर्स है। तो अब आते हैं कि थ्रेश होल्ड रिसोर्स कौन सा वाला रिसोर्स होता है। तो याद कीजिएगा चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था, थ्रेश होल्ड रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसके बगैर आप गुजारा ही नहीं कर सकते। चले मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, मुझे बताइएगा सीएमएडीजी के लिए कोई एक आधा थ्रेश होल्ड रिसोर्स अगर आप बना दें, वो कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसके बगैर सीएमएडीजी ऑपरेट ही नहीं कर सकता? पहली कमेंट आई उनकी मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। जब कोई ऐसा नेक बंदा नहीं होगा जिसने ग्रुप में लिंक सेंड करना है, तो कैसे होगी क्लास? बिल्कुल सही। एक और बड़ा जबरदस्त कमेंट आया, इंटरनेट। अगर सीएमएडीजी के हेडक्वार्टर्स में इंटरनेट ही नहीं होगा तो कैसे जो है वो सारी प्लानिंग वगैरह होगी? तो बहुत अच्छा जो है वो आपने बात की। एक और कमेंट आया, टीचर्स। बिल्कुल ठीक है, जब टीचर्स नहीं होंगी तो कौन पढ़ाएगा? एआई पढ़ाएगा। आपने दो तीन थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज की बात की सीएमएडीसी के लिए। वंस अगेन अभी हमने सवाल रीड नहीं किया, अभी हम जनरल बातें कर रहे हैं। फिर आते हैं यूनिक रिसोर्सेज की तरफ। यूनिक रिसोर्सेज नाम से पता लग रहा है यूनिक, वो चीज जो लाजवाब हो, वो चीज जो किसी और के पास ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहे कि भाई पाकिस्तान में, वैसे तो दो तीन कंपनीज के पास है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि पाकिस्तान में अगर सिर्फ एक कंपनी के पास 5G का लाइसेंस होता, तो वो कंपनी कहती है कि भाई हमारे पास तो यूनिक रिसोर्स है, सिर्फ हम 5G वाला इंटरनेट देते हैं और बाकियों से तो 3G 4G नहीं हैंडल होता। सीएमएडीजी का कोई यूनिक रिसोर्स बता दीजिएगा। मेरे माइंड में एक रिसोर्स आया बड़ा अच्छा सा, लेकिन वो यूनिक नहीं है। मैं कहने लगा था उसामा वहीद, लेकिन उसामा साहब तो हर जगह ही घूम रहे होते हैं। चले, दैट वाज जस्ट अ जोक। आए इस सवाल को फाइनली रीड करते हैं और फिर ढूंढते हैं यूनिक रिसोर्स क्या है, तो थ्रेशोल्ड रिसोर्स क्या है। ये एक और ऑप्शन ये है कि हम पहले पार्ट टू के ऊपर भी गौर फिक्र कर लें, फिर सवाल रीड कर लेंगे। पार्ट टू ये था कि यार ऐसा करो, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी बताओ और कोर कॉम्पिटेंसी बताओ। कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कॉम्पिटेंसी मींस वो काम जो आपको करना आता है या आपकी कंपनी कर सकती है। इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। रिसोर्स आपके पास क्या है, कॉम्पिटेंसी आप क्या कर सकते हैं। थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंसी मींस के वो कॉम्पिटेंसी जिसके बगैर आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते। अब सीएमएडीसी के केस में थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंसी क्या होगी? क्लासेस को प्लान करना, क्लासेस को जो है वो उनके लिंक्स वगैरह बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोर कॉम्पिटेंसी मींस वो कॉम्पिटेंसी जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी हो, वो कॉम्पिटेंसी जिसने आपको मार्केट लीडर बनाना हो या मार्केट में एक जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपेरेटर बनाना हो। अब पार्ट ए का हमने आधा मकसद पूरा कर दिया। सवाल ने कहा था एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई, हमने एक्सप्लेन कर दिया बगैर सवाल रीड किए। अब आइडेंटिफाई करने के लिए हम सवाल रीड करेंगे और जरा ध्यान से आइडेंटिफाई करेंगे कि यार कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज थ्रेशहोल्ड रिसोर्स है, कौन सी चीज यूनिक रिसोर्स है, कौन सी चीज थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंसी है, कौन सी चीज कोर कॉम्पिटेंसी है। आइए सवाल मेरे साथ मिलकर रीड करें। सवाल का नाम है सीएम, local electric vehicle manufacturer in Pakistan has built its business around assembling affordable e-scooters using imported battery packs and locally manufactured frames। हाँ जी, आप अगर
एक स्कूटर बनाते हैं या जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कंपोनेंट क्या होता है? उसकी बैटरी। सवाल ने फौरन ही आपको बता दिया, यूजिंग इंपोर्टेड बैटरी पैक्स। तो इंपोर्टेड बैटरी पैक्स, इस बात की एबिलिटी होना कि आपको इंपोर्ट करना आता है, आपके पास इंपोर्ट करने का लाइसेंस है। बताइए कौन सा वाला रिसोर्स है, थ्रेश होल्ड के यूनिक? क्या सवाल ने कोई ऐसी बात की कि आपके अलावा कोई बैटरी पैक इंपोर्ट नहीं कर सकता? फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं की। दूसरी बात यह कि बैटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, गाड़ी हो या स्कूटर हो। तो एक ऐसी चीज जिसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। आप कहें कि यार मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं बैटरी पैक इंपोर्ट करूं, तो यार इलेक्ट्रिक बाइक में फिर क्या लगा के बेचोगे कि गाड़ी चले? तो ये तो थ्रेश होल्ड रिसोर्स हुआ। क्या आप सब मुझसे एग्री करेंगे? या कोई कहता है कि यूनिक रिसोर्स है? इंपोर्ट करना ऑफ बैटरी पैक इज अ थ्रेश होल्ड रिसोर्स। आपके पास इस बात की एबिलिटी है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है, बट स्टिल आपके लिए थ्रेश होल्ड रिसोर्स है। अच्छा, एक और आपको वर्डिंग यहाँ नजर आ रही होगी, असेंबलिंग अफोर्डेबल अर्बन स्कूटर्स। का मतलब ये आपके पास बने बनाए पार्ट्स आते होंगे कहीं से, आप उन्हें असेंबल कर सकते हैं। आपके पास एबिलिटी है कि आप असेंबल कर सकें। हाँ जी, ये पहली बात तो ये कि ये रिसोर्स है कि कॉम्पिटेंसी है? आपको आपके मजदूरों को स्कूटर असेंबल करना आता है, इज दिस अ रिसोर्स, इज दिस अ कॉम्पिटेंसी? एक कॉम्पिटेंस, आपको काम करना आता है। अच्छा, कोर है कि थ्रेशहोल्ड है? क्या आप असेंबल करने से चैंपियन बन जाएंगे या असेंबल किए बगैर गुजारा नहीं है? लोगों ने मिलके कहा थ्रेशहोल्ड, तो आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि दिस इज अ थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंसी, कि यार इसके बगैर गुजारा नहीं है। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी आपने लिख दिया। आगे रीड करते हैं। In earlier years, companies' survival depended on access to government grants and low access green financing, as well as its ability to meet minimum vehicle safety standards. हाँ जी, access to government grants and low interest green financing। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एसेट्स की जब टाइप्स, रिसोर्सेज की टाइप्स बताया था, मैंने आपको बताया था एक रिसोर्स का टाइप होता है फाइनेंशियल रिसोर्स, कि आपको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट एंड लो इंटरेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग, थ्रेश होल्ड है या रिसोर्स? तो है, इसके ऊपर तो आई एम श्योर आप में से कोई डिसएग्री नहीं करेगा। थ्रेश होल्ड है कि यूनिक है? एक भाई ने कहा यूनिक है। कहाँ ये लिखा है कि गवर्नमेंट ग्रांट सिर्फ आपको मिलती है, किसी और को नहीं मिलती? सवाल इस बारे में खामोश है। और थ्रेश होल्ड के बारे में सवाल ने भी नहीं बताया। सवाल में कोई ऐसी बात थोड़ी है कि अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, या इस तरह का कुछ लिखा है? लिखा है, सेंटेंस दोबारा पढ़े, सर्वाइवल डिपेंडेंट ऑन। इसका इनडायरेक्ट तरीकाकार क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट ना मिले और आपको लो इंटरेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग ना मिले तो आप फौत हो जाएंगे, आपकी कंपनी फौत हो जाएगी। तो फिर ये थ्रेश होल्ड रिसोर्स ना हुआ? कि अगर ये ना हुआ तो आप नहीं है? क्या ख्याल है, आप लोग एग्री करेंगे कि दिस इज अ थ्रेश होल्ड रिसोर्स? थ्रेशोल्ड रिसोर्स है। कौन सी चीज गवर्नमेंट ग्रांट एंड लो इंटरेस्ट ग्रीन फाइनेंस दोनों हमारे पास आ गए थ्रेशोल्ड? और कौन सा वाला थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड रिसोर्स, नॉट थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी। ये आपका कारनामा नहीं है कि आपके पास लोन लेने की एबिलिटी, ये आपका एक एसेट है, ये आपका रिसोर्स है। एज वेल एज इट्स एबिलिटी टू मीट मिनिमम व्हीकल स्टैंडर्ड्स। एबिलिटी टू मीट, आपके लोगों को ऐसी गाड़ियां असेंबल करनी आती हैं जो कि मिनिमम व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड से गुजर जाती हैं। मेरा पहला सवाल, कॉम्पिटेंसी है कि रिसोर्स? आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरने वाली गाड़ियां बनानी आती हैं, दिस इज अ कॉम्पिटेंसी। बिल्कुल सही। अगला सवाल, थ्रेशहोल्ड के कोर, क्या आप इस तरह की व्हीकल्स बना के मार्केट लीडर बन जाएंगे या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे? या अगर आप इस तरह की हरकत नहीं करेंगे तो आपको कोई गाड़ी बनाने ही नहीं देगा? हिंट है इस वर्ड में, मिनिमम व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अगर आपकी व्हीकल मिनिमम व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड से पूरा नहीं उतरेगी तो गवर्नमेंट आपको बैन कर सकती है। गवर्नमेंट आपके ऊपर ढेर सारा फाइन लगा सकती है, पेनल्टी लगा सकती है। तो ये तो बड़ी जरूरी चीज है, ये ना होगी तो आप तो सरवाइव ही नहीं कर सकेंगे। तो थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंसी के थ्रेशहोल्ड रिसोर्स?
दिस इज अ थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी, यहाँ लिख लेते हैं टीसी। अब जरा आई कैप के काम चेक करें। अब तक हमने दो सेंटेंस पढ़े हैं और दोनों सेंटेंस में एक कॉम्पिटेंसी थी, एक रिसोर्स था। तो ये ना समझिएगा कि हर सेंटेंस में आपको एक ही चीज मिलनी है। कुछ सेंटेंस इतने गहरे होते हैं कि आपको एक सेंटेंस से दो दो पॉइंट्स मिल रहे होंगे। तो आपने इंतहाई ध्यान से जो है वो मैनेजरियल, खैर सारा ही पेपर ध्यान से पढ़ना है, लेकिन मैनेजरियल पोर्शन देखें, इतना सा सवाल है, इसमें से आपने इतना सारा कुछ ढूंढना है। तो हर सेंटेंस में मल्टीपल बातें छुपी हुई हैं। आगे बढ़े। रिसेंटली कंपनी has invested in a proprietary battery thermal control system that extends battery in hot climates, a technology that no local competitors currently offers। सवाल ने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया। आपके पास ऐसा खूबसूरत बैटरी सिस्टम है जो गर्मियों में जो है वो हीट अप नहीं होने देना बैटरी को। ये तो बड़ी जादुई चीज़ है। और आजकल इस तरह का काम, इस तरह की जो है वो बैटरी कंट्रोल सिस्टम किसी और के पास नहीं है। इससे पहले कि मैं आप लोगों से पूछता, एक बल्कि एक नहीं, दो मल्टीपल लोगों ने, बल्कि तीन मल्टीपल लोगों ने कह दिया कि दिस इज अ यूनिक रिसोर्स। तो यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुल्लम खुल्ला दिस इज अ यूनिक रिसोर्स। यू आर लिख रहा हूं मैं। आगे चलें। Its in-house engineering team has also developed a fast charging algorithm that integrates with standard 220-volt outlets, allowing users to charge fully charge e-scooters in home at only 1 hours। खुद भी तर्जुमा। आपके इंजीनियर्स ने एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया है जो कि 200 जो है वो 1 घंटे में आपका स्कूटर चार्ज कर देता है। वंस अगेन, एक सेंटेंस में दो चीजें हिडन है। पहली बात यह कि आपके पास एक फास्ट चार्जिंग एल्गोरिदम है जो कि आपकी टीम ने डेवलप किया है। तो जो चीज आपकी टीम ने डेवलप किया है, क्या वो पूरे मार्केट में फिर रही होगी? इसका मतलब ये वो भी आपका रिसोर्स है, पूरे मार्केट के पास नहीं है। अब कमेंट्स में तफरका आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं कोर कॉम्पिटेंसी, कुछ लोग कह रहे हैं यूनिक रिसोर्स। मेरे सवाल पे दोबारा गौर करें। एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके साइंटिस्ट ने बनाई है, इसका मतलब ये है कि वो फिर मार्केट में नहीं होगी, वरना फिर सवाल इस तरह की बात करता है कि आपके साइंटिस्ट ने मार्केट से फलानी चीज जो है वो सीख ली है करना। अब एक चीज जो आपके साइंटिस्ट ने डेवलप किया, आपका एक इंटेंजिबल एसेट है, तो वो तो आपका रिसोर्स है जो शायद किसी और के पास ना हो, बल्कि शायद नहीं, मोस्ट लाइकली किसी और के पास ना होगा। सो दिस इज अ यूनिक रिसोर्स। लेकिन इसी सेंटेंस में एक और चीज हिडन है। लेट्स सी कोई और आइडेंटिफाई करता है कि नहीं। कमेंट आया यहाँ पर, साइंटिस्ट की कॉम्पिटेंसी को नहीं कंसिडर करेंगे। ये जी मैंने सवाल पूछा था, भाई ने भी आगे सवाल पूछ के जो है वो उसे बैलेंस आउट कर लिया। आपके पास हैवी किस्म के साइंटिस्ट हैं। आप पहली बात ये उन्हें रिसोर्स में भी डाल सकते हैं, और दूसरी बात ये कि आपके साइंटिस्ट के पास एबिलिटी है कि वो नए से नए सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दिस कैन बी योर कोर कॉम्पिटेंस। आप कहें कि आपके पास एक ऐसी इंजीनियरिंग टीम है जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो न्यू न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। वैसे भी अभी तक अब आपके पास जो है वो सवाल में कोई भी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं आई थी, तो ये बड़ा अच्छा मौका है आपके पास कि एटलीस्ट एक कोर कॉम्पिटेंसी भी यहाँ से ढूंढ के निकाल लें, कि वो इंजीनियरिंग टीम जिसको सॉफ्टवेयर डेवलप करने आते हैं। एल्गोरिथम, यहाँ सवाल ने वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं, सवाल ने वर्ड यूज किया एल्गोरिदम। तो भाई एल्गोरिदम डेवलप करने की एबिलिटी इज योर कोर कॉम्पिटेंसी, जो कि शायद मार्केट में किसी और के पास नहीं है। जब लोग मार्केट में शॉपिंग करने जाएंगे कहेंगे यार इनके स्कूटर में एक ऐसा खूबसूरत एल्गोरिदम लगा है जिससे स्कूटर घंटे में चार्ज हो जाता है, शायद बाकी स्कूटर 2 घंटे में होते हो, 6 घंटे में होते हो। सो दिस इज अ कोर कॉम्पिटेंसी। बाकी एल्गोरिदम इटसेल्फ एक रिसोर्स है, साइंटिस्ट इटसेल्फ एक रिसोर्स है, लेकिन एबिलिटी इन लोगों की ये काम करने की, दैट इज अ कोर कॉम्पिटेंसी। पढ़े। As competition heats up with new entrants offering stylish but less efficient EVs, Siemens management is evaluating its strategic strength and considering whether to license its battery control to other manufacturers और retain it as an exclusive advantage। इंग्लिश थोड़ी सी मिक्स हो गई, उर्दू में इसकी बात करते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि चूंकि मार्केट में ढेर सारे कंपेटर्स आ रहे हैं, उसने बड़ा काम का वर्ड यूज किया, स्टाइलिश बट लेस एफिशिएंट ईवीज। इनडायरेक्टली आई कैप ये कह रहा है कि वो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन होते बेकार हैं, या होते इतने अच्छे नहीं हैं। साथ ही सवाल ने ये भी कहा कि कंपनी सोच रही है कि यार ये जो हमने इतना हैवी किस्म का प्रोप्राइटरी बैटरी थर्मल कंट्रोल रखा है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी गर्म नहीं होती गर्मियों में भी,
वो अगर हम अपने कंपेटिटर्स को लाइसेंस आउट कर दें या सीधा सीधा बेच दें तो उससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? हाँ जी। अब चूंकि हम फाइनल रिवीजन में घूम फिर रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस हो। तो ड्राफ्टिंग अब हमने किस तरह से करनी है? आपने पार्ट वन क्या था, एक्सप्लेन करना था। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 2 पेजेस पे से स्प्रेड आउट करें। पहले पेज पे लिखें जी थ्रेशोल्ड रिसोर्स, उससे एक्सप्लेन करें 2 लाइनों में। उसके बाद आधा पेज खाली छोड़ दें कि यार यहाँ मैं थ्रेशोल्ड रिसोर्स की जहां भी मुझे कोई एग्जांपल मिलेगी मैं जाके उसके नीचे लिख दूंगा। सॉरी। देन बाकी आधे पेज पे आप लिखें जी कौन से वाला रिसोर्स यूनिक रिसोर्स, पहले आप उसे एक्सप्लेन करें 2 लाइनों में। उसके बाद फिर 4-5 लाइनें खाली छोड़ दें कि सवाल में जैसे ही मुझे कोई यूनिक रिसोर्स मिलेगा मैं नीचे जाके लिख दूंगा। और नेक्स्ट पेज पे ये सारा काम आपने करना है कोर कॉम्पिटेंसीज के लिए। अब ये चूंकि 8 नंबर का सवाल है तो शायद 4 नंबर की डेफिनेशन हो और बाकी 4 नंबर एक एक दो दो जो है वो जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हो। अब अगर देखा जाए तो हमें 2 अदद थ्रेशोल्ड रिसोर्स मिले एटलीस्ट, हमें 2 अदद थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज मिली, हमें एक कोर कॉम्पिटेंसी मिली और एक यूनिक रिसोर्स मिला। तो अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के एक आधी अजम्पशन लेके कम से कम दो दो चीजें पूरी कर लेते हैं। और साथ डिस्क्लेमर दे भी दीजिएगा कि भाई अज्यूमिंग, बताएं आई एग्जामिनर अंकल को कि भाई सवाल में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने उसका अच्छा खासा ऑपरेशन कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ एक यूनिक रिसोर्स और एक कोर कॉम्पिटेंसी मिली है, इसलिए हम जो है वो एक एक यूनिक रिसोर्स और एक एक कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो अज्यूम भी कर रहे हैं। अब सवाल आपने सारा रीड किया, अब आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा लगे, मुझे सोच के बताएं और इस सारी सिचुएशन में क्या और यूनिक रिसोर्स हो सकता था, ऐसी चीज जो किसी और के पास नहीं है। अब शायद हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, हम इंजीनियरिंग टीम को अपना यूनिक रिसोर्स बना लेते हैं। हम कहेंगे इट इज बीइंग अज्यूम, बल्कि अज्यूम नहीं, एक हम लॉजिक भी ले सकते हैं। अगर तो ये इंजीनियरिंग टीम के लिए इतना आसान होता कि कोई और किसी और कंपनी की इंजीनियरिंग टीम भी एल्गोरिदम डेवलप कर ले, तो आपके दुश्मनों ने क्यों नहीं डेवलप किया? क्या ख्याल है आप लोगों को मेरी लॉजिक समझ आ रही है? कि अगर ये जो साइंटिस्ट है आपके वो इतने ही जो है वो गुजारे लायक है, तो फिर हर कंपनी के साइंटिस्ट को ये वाला एल्गोरिदम इजाद कर लेना चाहिए था। सिर्फ आपके साइंटिस्ट ने क्यों किया? तो आप कहें कि हमारे साइंटिस्ट इतने पहुंचे हुए लोग हैं, हमारे इंजीनियर्स, कि उन्होंने ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया है जो कि मार्केट में किसी और कंपनी के पास नहीं है। बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि ये एल्गोरिदम आगे बेच दें, इतना हाई लेवल एल्गोरिदम है। तो ये आपका यूनिक रिसोर्स बन गया। यूनिक रिसोर्स भी हमने धक्के से पूरे 2 कर लिए। अब कोर कॉम्पिटेंसी कोई एक और सोच लें। एक कोर कॉम्पिटेंसी तो हमने ये कही थी कि भाई आपकी एबिलिटी कि आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह डेवलप करें। हाँ जी, कोई और एबिलिटी सोचिएगा जो कि कोर है, जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी अपने तमाम दुश्मनों से आगे जा सकती है। अब आप लोग सोचेंगे, सोचे सोचे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके ख्याल में बेस्ट है? हमें तो खामोशी पाई जा रही है, चले मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी क्या कहते हैं, रेंज, कि कितने किलोमीटर चल के इसको दोबारा चार्ज चाहिए। अब इस सवाल में कहीं भी रेंज की बात नहीं हुई, तो आप यहाँ इसको जो है वो खुद से कर लें। आप लिखेंगे जी कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी ये भी हो सकती है कि वो अपनी रेंज को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि कोई कोर जो है वो कंपेटिटर आपके करीब ना आ सके। कमेंट्स में क्या चल रहा है सर, ये लाइसेंस वाली कुछ लग रही। कोई बात नहीं, लाइसेंस से आगे एक यहाँ पर मे बी करके आंसर करेंगे। अभी तो हमने लाइसेंस वाली रिक्वायरमेंट तो पढ़ी नहीं। पार्ट ए में सिर्फ इतना कहा था कि थ्रेशोल्ड रिसोर्स बताओ, यूनिक रिसोर्स बताओ, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी बताओ, यूनिक कॉम्पिटेंसी बताओ, सवाल ने हमसे कहा है। अच्छा, रेंज वाली बात आपने कहा मे बी करके आंसर करेंगे। यस, आप कहें कि इट इज बीइंग अज्यूम के वन ऑफ द अदर कोर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि देखें तो एस्थेटिकली बुरा लगता है कि आपने बाकी उस सबके दो दो चीजें आइडेंटिफाई की हैं और कोर कॉम्पिटेंसी एक आइडेंटिफाई की है। शायद सवाल के किसी कोने में कोई एक ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी हो जो शायद हमारी नालायकी है कि हम इतने सारे लोगों को मिलकर ही नजर आई। तो इस मौके पे अगर हम एक चीज अज्यूम कर लें तो एग्जामिनर अंकल बहुत ज्यादा माइंड तो नहीं करेंगे।
तो आप कहें कि इट कैन बी अज्यूम के वन ऑफ द अदर कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द कंपनी वुड बी टू इन्वेस्ट इन द रेंज, या आप पुरानी ही जो बात है उससे लिंक कर दें कि चूंकि हमारे साइंटिस्ट इतने जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं जो कि हैवी किस्म का एल्गोरिदम में इजाद कर लेते हैं, तो नेक्स्ट उनका टारगेट ये है कि वो कोई एक ऐसा तरीकेकार इजाद करें कि आपकी गाड़ी सेम चार्ज पे डबल या 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर सके। क्या हाल है? कम से कम 8 नंबर के लिए हमने 8 एग्जाम्पल्स और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी कर ली। 8 नंबर के लिए बहुत है। जी। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी सिर्फ 2 नंबर का है। क्या कहता है 2 नंबरों के लिए? ब्रीफली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसीज एंड रिलेट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स टू द कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए टू अबव। हाँ जी, अब एक बड़ी जरूरी बात, ये किस अटेम्प्ट का सवाल है? ये है ऑटम 25 का सवाल। इसका मतलब ये तब तक सस्टेनेबिलिटी सिलेबस में नहीं आई थी। तो अब ये वर्ड सस्टेनेबल सुन के आप जज्बाती ना हो जाइएगा कि ये चैप्टर जो है वो नई वाली सस्टेनेबिलिटी है। यहाँ सस्टेनेबल से मुराद है वो वाली कॉम्पिटेंसी जो कि कभी खत्म ना हो, चलती जाए। तो जी सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसी, हाँ सवाल कमेंट्स में एक भाई ने कहा लॉन्ग टर्म किस्म की कोर कॉम्पिटेंस। तो आपकी ऐसी कॉम्पिटेंस जो लंबे अरसे तक जो है वो बरकरार रहे, उसके क्या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? हम बड़ी इजीली सोच सकते हैं। हाँ जी, लंबे अरसे तक चले तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके दुश्मन उसे इजीली एक्वायर ना कर सकें। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हार्ड टू इमिटेट, या हार्ड टू कॉपी, या हार्ड टू एक्वायर, डिफिकल्ट टू एक्वायर। आप कहें कि हमारी कॉम्पिटेंसी है कि हमारे इंजीनियर्स को एल्गोरिदम इजाद करना आता है, और ये चीज ऐसी है कि इसको दुश्मन या हमारे आपके जो कंपेटर्स हैं वो इसको कॉपी नहीं कर सकते, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक करेक्टरिस्टिक लिख दी, एक और लिख दें 2 नंबर के लिए। हाँ जी, और क्या करेक्टरिस्टिक होती है सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसी की? एक तो हो गया कि हार्ड टू कॉपी। हार्ड टू कॉपी के अलावा फिर हम दूसरा कर लेते हैं, आपके ही कमेंट से मैं एक इंस्पिरेशन लेता हूँ। लॉन्ग टर्म, आप कहें कि जिसके बारे में हम सर्टेन हो कि वो एक लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ चलेगी। अच्छा, उसको भी सवाल ने कहा है रिलेट दीज करेक्टरिस्टिक्स टू द कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइड अबव। अब इसे रिलेट करें अपनी कोर कॉम्पिटेंसी से। आप कहें कि हमने ये जो एल्गोरिदम बड़ा खूबसूरत किस्म का इजाद कर ही लिया है आखिरकार, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म तक हमारे पास चलेगा। क्यों? हमारे पास इसका भी एक लॉजिक है। क्यों? आखिरी लाइन में सवाल ने कहा था कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि बैटरी कंट्रोल टेक्नोलॉजी आगे लाइसेंस आउट कर दें। तो यार कोई हमसे एक ऐसी चीज का लाइसेंस क्यों खरीदेगा जो चीज बड़ी इजीली डेवलप हो सकती है? दूसरी कंपनी कहे हम अपने इंजीनियर से 2 साल लगा के ये वाला एल्गोरिदम बना लेते हैं। इसका मतलब ये कि दूसरी कंपनी के इंजीनियर्स को भी पता है कि ये अगर हम करेंगे तो हमें बनाने में, ये वाली टेक्नोलॉजी हासिल करने में 5-6 साल लग जाएंगे। तभी तो वो आपसे परचेज करने के चक्करों में। तो क्या हमने देख लिया लॉन्ग टर्म हो और हार्ड टू आइडेंटिफाई हो? ले जी, कमेंट्स में एक लंबा सारा कमेंट आया है, लेट मी रीड। 1 आवर चार्ज होती तो ये टाइम सेव करेगा लोगों का, क्योंकि ये उन्हें बेनिफिशियल हो सकता है, इसलिए मे बी कोई और कंपनी इतने कम टाइम में चार्ज होने वाली टेक ना ला सके। बिल्कुल ठीक है, ये बात जो आपने उर्दू में लिखी है पेपर में लिख दे एग्जामिनर तो को बड़ी पसंद आएगी। बेसिकली इसे समराइज किया जाए तो भाई ने कमेंट्स में ये लिखा है कि अ, कोई और कंपनी इतने थोड़े टाइम में इतनी तरह की इतनी जो है वो हाई लेवल टेक्नोलॉजी शायद नहीं इजाद कर पाए, इसलिए हम इस बात के लिए सर्टेन हैं कि ये हमारे पास ही रहेगी कोर कॉम्पिटेंसी। और चूंकि सिर्फ 2 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इतनी डिस्कशन इसके लिए काफी है। अब आता है पार्ट सी, जो कि फिर से 2 नंबर का है। सिर्फ क्या कहता है वो? एडवाइस सीएम ऑन वेदर इट शुड लाइसेंस इट्स प्रोप्राइटरी बैटरी टेक्नोलॉजी टू कंपेटर्स टू अर्न एडिशनल प्रॉफिट और जस्टिफाई। अब सिर्फ 2 नंबर है, इसलिए आपने पूरी तकरीर तो करनी नहीं। एक लाइन में लिखें यस नो और अगली लाइन में उसे जस्टिफाई करें। मैं इस पहले कि मैं अपनी राय पेश करूं, आप लोग
का दिल क्या कहता है? आपकी कंपनी है, आपकी टेक्नोलॉजी है, दिल चाह रहा है कि हम दुश्मनों को बेच दें। फायदा होगा, नुकसान होगा? लॉन्ग टर्म सोच के बताइएगा। शॉर्ट टर्म तो फायदा ही फायदा है। कंपनी दूसरी कंपनीज आपसे लाखों करोड़ों दे के ये बैटरी एक्वायर करेंगे, देखने में फायदा तो लग रहा है। कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? सोचिएगा जरा मेरे साथ मिलकर। पहला कमेंट आया, मे बी जो टेक हमने बनाई थी वो वो इतना ना बना सके। मे बी हमारी तरह के साइंटिस्ट ना हो। नहीं नहीं, आप किसी और डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर हमने बैटरी टेक्नोलॉजी बाकी कंपनीज को बेच दी कि यार ये तरीकेकार है, आप ऐसे करके ऐसे करो, फलाने केमिकल के अंदर फलाना केमिकल डालो और फलानी मशीन यूज करो, तो आप भी जो है उस तरह की टेक्नोलॉजी बना सकते हो। बेसिकली आप रेसिपी अपनी लीक कर दें पैसों के बदले। तो उसका शॉर्ट टर्म तो ये है कि बड़ी अच्छी बात की कमेंट में एक भाई ने, उन्होंने कहा मार्केट शेयर कम हो जाएगा। आजकल आपकी प्रोडक्ट कोई बंदा क्यों लेता था कि यार इनके बाइक में वो बैटरी कंट्रोल सिस्टम है, इनकी बाइक में वो एल्गोरिदम है जिससे 3 घंटे वाली चार्जिंग 1 घंटे में हो जाती है। तो यार जब हर मार्केट, हर कंपनी में, हर स्कूटर के अंदर यही सारा कुछ होगा, तो कमेंट्स में एक और आया, इंक्रीज कंपटीशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर लिटरली क्लास में जो लोग सारे मौजूद हैं सबने ही कोई ना कोई बात की है। तो यस, आप लोग सब अपनी अपनी जगह सही है। एक भाई ने कहा इंक्रीज इन कंपटीशन, बिल्कुल सही कहा। एक भाई ने कहा हमारी टेक्नोलॉजी इजी अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। नंबर 3, मार्केट शेयर कम हो जाएगा, इन्होंने भी सही कहा। तो यार इतने सारे जो है वो आपके पास साइड इफेक्ट्स हैं। और पॉजिटिव इफेक्ट इफेक्ट क्या है? बस ये है कि आपकी चीज बिक जाएगी एक दफा। तो सोच के बताएं कौन सी चीज ज्यादा इजी है? एक चीज जो कि आप अपने पास सेफ रख के उससे कई सालों तक एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करें, या एक चीज जो आप मतलब, एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक मुर्गी जो सोने का अंडा देती है, आपको सोने के अंडे बेचने से ज्यादा फायदा होगा कि मुर्गी आगे बेच देने से? इससे ज्यादा आसान एग्जांपल नहीं हो सकती। तो आप सोने के अंडे बेचते रहें, आप मुर्गी ना बेच दें अपनी। अब पेपर में सोने के अंडे ना लिख दीजिएगा, पेपर में आपने लिखना है नंबर 1 ये कि नो, कंपनी शुड नॉट सेल इट्स टेक्नोलॉजी। वाई नॉट? आगे जस्टिफिकेशन में आपने जो 3 4 बातें इधर लिखी हैं ये सारा लिख दें। उससे कहें कि नंबर 1 ये कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, नंबर 2 ये आपका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, नंबर 3 ये कि जब हर किसी के पास ये सेम टेक्नोलॉजी होगी तो आपकी जो है वो प्रोडक्ट में कोई ऐसा खास फीचर नहीं रह जाएगा कि लोग कहें कि यार इस कंपनी की बाइक्स खरीदो वो बेस्ट होती हैं। वंस अगेन, अगर कोई 3 4 नंबर की रिक्वायरमेंट होती, 5 नंबर की रिक्वायरमेंट होती, हम 4 5 पॉइंट्स लिखते हैं। लेकिन चूंकि सिर्फ 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है तो शायद 3 जस्टिफिकेशंस भी काफी हैं। इसके साथ ही 12:40 हुए हैं और ये तकरीबन तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली 12 नंबर का सवाल हमने मिल के तसल्ली बख्श तरीके से डिस्कस किया है। स्टिल अगर किसी के दिल में कोई भी कंफ्यूजन किसी कॉन्सेप्ट के हवाले से इससे मिलता जुलता, या किसी लाइन के हवाले से, या मेरी किसी ओपिनियन के बारे में है, तो प्लीज मुझसे रब्ता कीजिएगा यूजिंग कमेंट्स। खामोशी, खामोशी को रजामंदी समझ लूं? जबरदस्त, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्प्रिंग 26 का क्वेश्चन नंबर 3। आप में से जो लोग अनफॉर्चुनेटली स्प्रिंग में पेपर दे के पास जिनका नहीं हुआ, उन्हें ये सवाल जो है वो बड़ा रीसेंट किस्म का, बड़ा जो है वो तकलीफ दे किस्म का लग रहा होगा। लेकिन स्टिल आपने जो है वो इस टाइम उस इमोशंस को माइंड में नहीं लाना। लीजिए फाइनल सवाल आया, सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसी हमेशा ड्यूरेबिलिटी और डिफिकल्टी टू इमिटेट का सामने रख के आंसर करना। इससे मिलता जुलता याद करें, हमने चैप्टर नंबर 4 में ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था वायरो फ्रेमवर्क, वेरिएबल इमिटेबिलिटी। एग्जैक्टली अब आपस की बात है, मुझे भी नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा। एक दफा जरा मैं अगर स्लाइड्स खोल लूं तो शॉर्टकट ये है कि आपने सस्टेनेबल के लिए वायरो फ्रेमवर्क यूज करना है। अब यहाँ देखिएगा वायरो फ्रेमवर्क वाली स्लाइड कौन सी है।
ये चैप्टर 4 है। वैल्यू चेन से माल से पीछे है। वही मिल जाओ। ये दोस्तों, सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज की स्लाइड आपकी आंखों के सामने है, जो हमने प्री और पोस्ट बैच में पढ़ी थी। VIRO फ्रेमवर्क आपको बताता है कि सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसी कौन सी होती है। वी फॉर वैल्यू। वैल्यू का मतलब कि क्या इस कोर कॉम्पिटेंसी से आपकी कंपनी को कोई फायदा भी पहुंचता है कि नहीं। नंबर 2, इमिटेबिलिटी। क्या आपके कस्टमर्स के लिए आसान है इसे अक्वायर करना, या मुश्किल है, या स्लो है। नंबर 3, रियलिटी। क्या फिलहाल आपके किसी दुश्मन के पास, कंपेटिटर्स के पास ये है कि नहीं। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन। कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास इसका इस टाइम इस एबिलिटी है भी कि उसे सही तरह इस्तेमाल कर सके, या बस रखी हुई है किसी सेफ में कि यार कभी जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। सो दिस कैन हेल्प यू विद आइडेंटिफाइंग सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। वापस चलें। क्वेश्चन नंबर 3 और स्प्रिंग 26, हाँ जी, किसी का एनी अदर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हाँ जी, 7 मार्क्स के लिए सवाल ने कहा, पार्ट ए, कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ MLPL बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। 7 नंबर के लिए स्वॉट एनालिसिस करना है। फिर पार्ट बी, यूजिंग योर आंसर इन ए, एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी कैन बी यूज्ड टू एड्रेस ईच ऑफ द थ्रेट्स आइडेंटिफाइड। यू शुड क्लियरली लिंक ईच थ्रेट टू द रेलेवेंट स्ट्रेंथ। हाँ जी, यूनिक सा सवाल। 7 नंबर के लिए स्वॉट एनालिसिस भी करना है, और फिर पार्ट बी में 3 नंबरों के लिए उन थ्रेट्स को लिंक करना है अपनी स्ट्रेंथ से, कि इस वाले थ्रेट को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं यूजिंग वन ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स। तो आए सवाल को रीड करते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। नहीं जी, कंपनी का नाम है MLPL, ऑपरेट्स इन अ स्पेशलाइज्ड cold chain logistics business that transports temperature sensitive pharmaceutical products for hospitals and pharmaceutical distributors across Pakistan। हाँ जी, इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं एक दफ़ा आपको रिव्यू भी कराता चलूँ। SWOT एनालिसिस में हम S और O को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और थ्रेट और वीकनेस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज अच्छी बातें, वीकनेस और थ्रेट्स बुरी बातें। अब मजीद डिफरेंशिएट कैसे करना है। स्ट्रेंथ आपकी इंटरनल होती है, आपकी अपनी हरकतों की वजह से होती है, इन अ पॉजिटिव सेंस। और अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल होती है, और अक्सर किस्मत की वजह से होती है, बीच में आपका कोई कारनामा नहीं होता। वीकनेस इंटरनल होती है, आपकी हरकतों का नतीजा होती है, इन अ नेगेटिव सेंस। और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। कॉमन तरीन जो थ्रेट होता है, जो तकरीबन हर सवाल में होता है, वो क्या होता है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी। अब पेट्रोल की प्राइस बढ़ने में आपका, मेरा, या इस कंपनी के CFO का शायद 99% कोई कसूर नहीं है। तो एक ऐसी चीज है जो कि है नेगेटिव, है आउटसाइड, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, तो उसको हमने बोल दिया थ्रेट। अभी जो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा है, स्पेशलाइज्ड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल, ये सारा कुछ, इसमें हमें ना कोई एज इट इज स्ट्रेंथ मिली है, ना वीकनेस, ना अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो हर लाइन से जबरदस्ती कुछ ढूंढने से बेहतर है कि भाई आगे चलते हैं। MLPL owns a fleet of refrigerated vehicles equipped with GPS tracking and temperature monitoring systems। फुल स्टॉप। ले जी, आपके पास गाड़ियां हैं, गाड़ियां के अंदर GPS ट्रैकर लगा है, यानी कि आप मैप पे देख सकते हैं उबर और फूड पांडा वगैरह की तरह के, भाई आपकी गाड़ी फिलहाल किधर घूम फिर रही है। और तीसरी चीज क्या है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम। आप हेड ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं कि यार हमारी गाड़ी जो इस टाइम सिंध के किसी जो है वो डेजर्ट से गुजर रही है, उस टाइम टेम्परेचर कितना है, कहीं टेम्परेचर इतना डाउन तो नहीं हो गया कि आप अंदर पड़ी हुई चीज खराब हो जाए। क्योंकि जोक्स असाइड, ये जो वैक्सीन्स होती हैं, इनका टेम्परेचर मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। आपने देखा हो तो वैक्सीन्स अक्सर जो है वो फ्रीजर में या बर्फ के अंदर होती हैं, ताकि जरा सा भी अगर उसका टेम्परेचर कम ज्यादा हो तो वैक्सीन शिफा देने के बजाय जहरीली हो जाती है। वैक्सीन से बंदा मर सकता है अगर उसका टेम्परेचर कंट्रोल ना हो।
तो पॉइंट इज कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। किस हिसाब से सेंसिटिव? कि भाई आपने टेम्परेचर कंट्रोल अपने पास रखा है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग रखी है कि यार आप नजर रख सको। खुदा ना खास्ता अगर कहीं गाड़ी रास्ते में खराब होती है, उसका एसी खराब होता है और वैक्सीन का टेम्परेचर कम गिर जाए, तो इंस्टेड ऑफ कि आपकी वैक्सीन किसी को लगे और कोई बहुत सारे लोग मर जाएं, आप पहले ही बता दें कि यार ये वाली वैक्सीन एक्सपायर हो गई है, ये वैक्सीन लगने से बंदा सेहतमंद नहीं होगा और ज्यादा बीमार हो जाएगा, तो आप उस वैक्सीन को रास्ते में ही रोक दें, प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय कर दें या प्रोडक्ट रिकॉल कर दें, इंस्टेड ऑफ कि वो प्रोडक्ट किसी की जान ले सके। तो अब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है कि आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी है, जीपीएस ट्रैकिंग भी है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या ये आपका कारनामा नहीं है? तो जो चीज अच्छी हो और इंटरनल हो, आपकी ही मेहनत का नतीजा, उसे हम प्यार से बोलते हैं स्ट्रेंथ। अब चूंकि हमने 7 नंबर पूरे करनी है, इसलिए दोनों स्ट्रेंथ्स को तोड़ तोड़ के लिखे हैं। अलग लिखे हैं कि जीपीएस कंट्रोल सिस्टम है, साथ एक लाइन में उसकी जो है वो फायदा भी लिख दें क्यों स्ट्रेंथ है। आप कहें कि हमारे पास एबिलिटी ये है कि हम ट्रैक कर सकें कि आपकी गाड़ी इस टाइम कहाँ पाई जा रही है, लाहौर में है, कराची में है, रास्ते में कहीं फंसी हुई है। आपको ये भी पता लग जाएगा कि अच्छा एक गाड़ी जो है वो 20 मिनट से एक ही जगह पे खड़ी है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई मसला आ गया इंजन के अंदर, आप फौरन से रिपेयर वाला बंदा भेजेंगे। इसी तरह टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। आप मॉनिटर कर सकते हैं बैठ के कि फलानी गाड़ी में इस टाइम फलाना टेम्परेचर है, तो अगर इतने सेंटीमीटर से टेम्परेचर कम हुआ तो हम कहेंगे यार ये वाली वैक्सीन जो है वो एक्सपायर हो गई है और इस वैक्सीन को यूज करने में नुकसान बड़ा ज्यादा है, तो आप इस वैक्सीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहां तक सब इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ है। कोई नेक बंदा ये तो नहीं कह रहा कोई अपॉर्चुनिटी है। जबरदस्त। लिख भी लेते हैं एस फॉर स्ट्रेंथ, और चूंकि पेपर में आप लोग लिख रहे होंगे तो वही आपने तरीकेकार करना है। किस तरह से? 2 पेजेस छोड़ दें। एस पहला पेज, दूसरा पेज। पहले पेज पे हाफ आपने छोड़ दिया स्ट्रेंथ्स के लिए, हाफ वीकनेस। नेक्स्ट पेज पे थ्रेड्स, नेक्स्ट पेज पे अपॉर्चुनिटीज। जो जो पॉइंट आपको मिलता जाए साथ साथ जो है वो एक एक करके लिखते चले जाए। 3-4 पॉइंट, बखैर 3-4 से ज्यादा हो जाए, 7 नंबर है, कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स हमें हर उसमें होने चाहिए हर कंपोनेंट के लिए। नहीं जी, हमें 2 स्ट्रेंथ्स मिल गई। आगे चलें। Company has also developed an in-house logistics management system that provides clients with real-time shipment visibility। लो जी, एक और स्ट्रेंथ मिल गई। स्टिल मेरी बातों में ना आइएगा, तो थोड़ा सा तो गौर फिक्र भी कर लें, ये स्ट्रेंथ है कि नहीं? आपके क्लाइंट्स के पास भी इस बात का एक्सेस है कि वो देख सकेंगे उनका ऑर्डर फिलहाल किधर घूम फिर रहा है। तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, आपके क्लाइंट्स इस बात को प्रेफर करते होंगे कि यार हम इनसे वैक्सीन ऑर्डर करें या इनसे मेडिसिन ऑर्डर करें, तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि भाई हमारी वैक्सीन इस टाइम किधर घूम रही है। तो स्ट्रेंथ नंबर 3 आपको मिल गई, वेरी नाइस। जीपीएस ट्रैकिंग स्ट्रेंथ थी, टेम्परेचर मॉनिटरिंग स्ट्रेंथ थी, और तीसरी स्ट्रेंथ आपके पास आ गई रियल टाइम शिपमेंट विजिबिलिटी, तीसरी स्ट्रेंथ। आगे चलें। कंपनी हैज एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन फॉर रिलायबिलिटी एंड कंप्लायंस विद फार्मास्यूटिकल स्टोरेज स्टैंडर्ड्स। मुबारक को चौथी स्ट्रेंथ मिल गई। हाँ जी, क्या ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है कि लोग आपके ऊपर रिलाय करते हैं, लोग कहते हैं यार फलानी कंपनी बड़ी रिलायबल है। रिलायबल जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ, उसकी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है टीसीएस। मैं चूंकि टीचिंग के साथ साथ एक कॉलेज में मेरा मैनेजमेंट का रोल भी है, तो कभी भी कोई चीज़ किसी डॉक्यूमेंट वगैरह किसी स्टूडेंट को सेंड करना हो या रिसीव करना हो, तो अक्सर स्टूडेंट्स के वर्ड से मुंह से आप ये वर्ड सुनेंगे, आप ही हमें डॉक्यूमेंट टीसीएस कर दीजिएगा। आगे से स्टूडेंट ये भी तो कह सकता था कि ये डॉक्यूमेंट आप हमें खत के थ्रू भेज दें। तो टीसीएस तो एक ब्रांड का नाम है, तो एक ब्रांड इतना स्ट्रांग हो गया। कमेंट्स में आया है कौन सा चैप्टर है? दिस इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ आई कैप बुक, जिसका नाम है इंटरनल एनालिसिस। वापस आते हैं मेरी एग्जांपल की तरफ। टीसीएस एक इतना स्ट्रांग ब्रांड बन गया है कि लोग अब ये नहीं कहते फलानी चीज मुझे खत के थ्रू भेज दो, लोग कहते हैं कि मुझे टीसीएस कर दो। इसी तरह किसी जमाने में होता था कि आपने इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करनी हो, तो लोग ये नहीं कहते थे कि इसे इंटरनेट पे सर्च करो, लोग कहते थे गूगल कर लो। इसका मतलब ये कि टीसीएस की और गूगल की इतनी स्ट्रांग लेवल की रिलायंस है कि लोग कहते हैं यार बस आंखें बंद करके फलानी कंपनी पे ट्रस्ट कर लो। तो अब यहाँ आपकी स्ट्रांग रेपुटेशन है, लोग कहते हैं अच्छा दवाइयां मंगवानी है फलानी कंपनी से रब्ता करो, तो क्या ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है? क्या आप सब लोग एग्री करेंगे कि आपको एक स्ट्रेंथ है आपकी, एक स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है?
जबरदस्त, 4 स्ट्रेंथ्स हो गई। आगे चलें। कंपनी incurs high operating cost due to fuel intensive refrigerated transport and regular maintenance of specialized vehicles। हाँ जी, कंपनी की हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अच्छी बात है, बुरी बात है, वीकनेस। अब यहां अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे ना कि हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट वीकनेस है, तो शायद एग्जामिनर अंकल माइंड करें। आप कहें कि शायद हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू मिसमैनेजमेंट है। शायद आप अपने ऑपरेशंस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके जो है वो बेहतर कर सकें, क्योंकि तो थ्रेट भी हो सकता है। क्या पता हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट इस वजह से हो क्योंकि आपको फ्यूल महंगा पड़ेगा। तो आपने अगर से वीकनेस में लिखना है तो साथ जस्टिफाई भी करें कि भाई हमारी फ्यूल इंटेंसिव रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल के अंदर फ्रीजर भी लगा होता है ताकि आपकी वैक्सीन जो है वो एक अच्छे टेम्परेचर पे मेंटेन रहे। तो आपको स्पेशलाइज्ड व्हीकल, आप एक आम गाड़ी में नहीं इस तरह की दवाइयां और वैक्सीन लेके चल सकते हैं। इसका मतलब ये कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है। शायद आपकी गलती है कि आप उसे मिनिमाइज नहीं कर सके। पहली वीकनेस मिल गई। MLPL's revenue base is also highly concentrated. It depends on a small number of large pharmaceutical clients। हाँ जी, अच्छी बात है, बुरी बात है। पहली बात ये कि बुरी बात है, अब मजीद 2 सवाल आ गए। अगर ये बुरी बात है तो ये थ्रेट है कि ये वीकनेस है? तो क्या ये आपकी गलती है कि आपके क्लाइंट थोड़े हैं, या ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है कि आपके क्लाइंट थोड़े हैं? ये 100% आपकी गलती है, आपके पास क्लाइंट थोड़े हैं। आपने ज्यादा क्लाइंट्स क्यों नहीं बनाए? एक भाई ने कमेंट्स में कहा बोथ। अब मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा, बट द पॉइंट इज आपने फिर जस्टिफाई करना है ऐसे तसल्ली बख्श तरीके से, अगर दोनों जगह लिखना है तो। इसे वीकनेस में आइडेंटिफाई क्लासिफाई करना ज्यादा इजी है। कैसे? कि आपने क्लाइंट मैनेजमेंट पे गौर व फिक्र ही नहीं की। एक बंदा होना चाहिए था या एक टीम होनी चाहिए थी जो मजीद क्लाइंट्स डिस्कवर करे। क्यों नहीं किया आपने? तो दिस इज अ वीकनेस। अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाएं तो आप इसे थ्रेट में भी डाल सकते हैं। आप कहें कि चूंकि बड़ा एक ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस एक बड़ा जो है वो सेंसिटिव किस्म का बिजनेस है। अगर जरा सा भी कुछ एक्सपायर दवाई वगैरह सेल हो जाए तो गवर्नमेंट आपको आगे सील कर सकती है कि यार इस कंपनी की दवाई खा के तो बंदा मर जाता है, तो फौरन से जो है वो उसे बंद कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि शायद लोग इस फील्ड में आने से घबराते हैं। इसका मतलब ये शायद इस इंडस्ट्री में क्लाइंट्स बिल्ट इन है ही थोड़े। सही। तो उसे थ्रेट में भी डाला जा सकता है, लेकिन साथ जस्टिफाई करना जरूरी है कि थ्रेट क्यों है। बाय डिफॉल्ट नहीं कह देना कि थ्रेट है, और बाय डिफॉल्ट वीकनेस भी। सही। आगे चलें। आखिरी फैसला हमारा क्या है कि भाई दिस इज अ वीकनेस, एंड ब्रैकेट पे मैंने थ्रेट भी लिख दिया। अच्छा, एक्सपेंशन इनटू सेकेंडरी सिटीज हैज बीन स्लो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड ट्रेंड कोल्ड चेन टेक्नीशियंस। ये कोल्ड चेन टेक्नीशियंस की कोई इंजीनियर की टाइप होती होगी। अब सवाल ने कहा कि हम सेकेंडरी सिटीज में जो है वो एक्सपेंड नहीं करें। इसका मतलब ये है कि आप बड़े बड़े 3-4 शहरों में हैं, छोटे शहरों वगैरह में आप नहीं जाते। अब इससे पहले कि आप लोग ये कहें कि ये भी बोथ है, वीकनेस भी है, थ्रेट भी है, सवाल ने आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग हिंट दिया है कि खबरदार जो आपने इसे थ्रेट में डालने की कोशिश की। अब यहाँ एक्सटर्नल गलती नहीं है, आपकी गलती है। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड कोल्ड चेन टेक्नीशियंस। हाँ जी, आपने क्यों कोल्ड चेन टेक्नीशियंस को हायर नहीं किया या उनकी ट्रेनिंग नहीं की? आपकी गलती है, 100% आपकी गलती है। तो यहां से थ्रेट में डालना शायद इतना जस्टिफाइड ना हो। तो ये सीधी सीधी वीकनेस है। आगे चलें। डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल logistics services is expected to increase as regulatory requirements for drug storage and transportation becomes more stringent। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। इनशाला फ्यूचर में आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। तो अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है। अगला सवाल क्या है, ये आपका कारनामा है ये आपकी किस्मत अच्छी थी? कमेंट आई सर, इसकी रीजन ये दे सकते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस लोग नहीं थे जो ट्रेनिंग करवाते हैं। ये भी आपकी गलती है। आपने क्यों ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को हायर नहीं किया जो ट्रेनिंग करा सकते हैं? तो घूम फिर के बात वीकनेस में ही जा रही है। ओके, हो गया, जबरदस्त। हाँ जी, तो क्या सब इससे एग्री करेंगे कि ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होने की वजह से
आपकी डिमांड इंक्रीज, आप सॉरी, आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होगी, अपॉर्चुनिटी है। सबने मिलके का अपॉर्चुनिटी है, मैं आप सबसे एग्री करता हूँ। आगे चलें। इन एडिशन गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव्स आर ड्राइविंग ग्रेटर डिमांड फॉर कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। सुबहान अल्लाह, एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई। गवर्नमेंट की तरफ से अगर ज्यादा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं तो आपका फायदा है। गवर्नमेंट भी रिलायबल बंदे की तरफ जो है वो आएगी। थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचा जाए तो गवर्नमेंट रिलायबल से ज्यादा सस्ता ऑप्शन देखेगी, लेकिन चलें कोई नहीं, हम इस टाइम जो है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट की साइड ले लेते हैं, गवर्नमेंट की तारीफ कर लेते हैं कि गवर्नमेंट रिलायबल को ही चूज करेगी। सही। अपॉर्चुनिटी दूसरी मिल गई, तीसरी है। हाउएवर, रिसेंट इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस। लो जी, सवाल के शुरू में मैंने मजाक मजाक में कहा था तकरीबन हर सवाल में फ्यूल इंक्रीज होता है, सवाल में भी आपको मिल गया कि भाई अब बनाए हॉर्मूज बंद होने की वजह से फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो गई। इसमें आपकी गलती तो नहीं है, आप ना अमेरिका है, आप ना ईरान है, तो ये तो 100% थ्रेट हुआ। थ्रेट मिल गया हमें एक। आगे चलें। At the same time, new low-cost logistics providers have entered the market, and regulators have announced plan to improve stricter penalties for cold chain compliance failures। हाँ जी, एक सेंटेंस में दो दो बातें हैं, दोनों को अलग अलग लेके चलिएगा। नंबर वन, न्यू प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, ये तो थ्रेट है। क्यों थ्रेट है? कंपटीशन इंक्रीज होगा, लोग शायद कंपेटिटर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं। और दूसरी चीज, रेगुलेटर्स हैव अनाउंस प्लान टू इम्प्रोव स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर कोल्ड चेन कंप्लायंस फेलियर्स। मुझे अब, मैं खामोश हूं। अब में से कोई जीनियस मुझे सोच के बताएगा ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज है या थ्रेट है। उर्दू तर्जुमा आपको मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाना चाह रही है कि अगर कोल्ड चेन में कोई भी फेलियर होता है, आपका टेम्परेचर इतने सेंटीग्रेड से कम होता है या कोई भी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो बड़ी हेवी किस्म की पेनल्टी लग सकती है। सोच के बताइएगा, व्हाट इज दिस? थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस या स्ट्रेंथ? पहला कमेंट आ गया थ्रेट, दो कमेंट्स आ गए थ्रेट, तीन कमेंट्स आ गए थ्रेट, चार लोगों ने कहा थ्रेट। अगर मैं कहूं ये थ्रेट नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। अब वंस अगेन, ना मैं 100% सच्चा हूं ना आप लोग, दोनों को बारी बारी जस्टिफाई करते हैं। आप लोगों ने मिलके कहा थ्रेट, मुझे बताएं आप लोगों के ख्याल में थ्रेट क्यों है? आप सबने मिलके कहा थ्रेट इसलिए कि कल को आपको नॉन कंप्लायंस आपसे होती है तो आपको हैवी किस्म की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आप सब अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप लोग गलत हैं। लेकिन मैं अब एक ऑल्टरनेट तरीके से सोच रहा था जान के। अपॉर्चुनिटी किस तरह से है? जब पेनल्टीज ज्यादा होंगी, इसका मतलब ये कि आपके वो वाले कंपेटर्स जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी भी हल्की है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ छाड़ के निकल जाएंगे, तो इन द लॉन्ग टर्म लोग फिर आपके पास ही रहेंगे। नहीं जी, कमेंट्स में क्या चल रहा है? एक और स्टूडेंट ने कहा पेनल्टी लग सकती है नॉन कंप्लायंस पे, बिल्कुल सही। इस बात को आप थ्रेट में लिखें और साथ जस्टिफाई करेंगे, थ्रेट इसलिए है कि आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और साथ इसी चीज को आप अपॉर्चुनिटी में भी लिखें कि इट इज अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, के थ्रेट के पेनल्टी के डर से जो लो क्वालिटी कंपेटर्स हैं वो मार्केट छोड़ के चले जाएंगे या उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो इन द लॉन्ग टर्म लोग आपकी ही कंपनी को प्रेफर करेंगे, कंपेटिव एडवांटेज आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही। एक और जो है वो कमेंट क्या आया, अपॉर्चुनिटी इफ वी कंप्लायंस मोर देन अदर कंपेटिटर। बिल्कुल सही। ऊपर इतनी तारीफें सवाल ने की हैं कि आप लोग बेस्ट हैं, आप लोगों के पास कोल्ड चेन सिस्टम है, आपके पास टेम्परेचर मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके पास जीपीएस सिस्टम है। कोई बात नहीं, ये सारी चीज आपके पास पार्ट बी में दोबारा काम आएगी। अब यहाँ देख लें, कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जिसका सिर्फ एक तरीके कार हो। स्ट्रेंथ हमारे पास चार है, वीकनेस हमारे पास तीन है, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास तीन है, थ्रेट्स हमारे पास दो है, तो अब हमें धक्के से कुछ इजाद करने की जरूरत नहीं है। सही। अब हमने बस पार्ट बी के लिए क्या करना है, 3 नंबरों के लिए एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेंथ कैन बी यूज टू एड्रेस ईच ऑफ द थ्रेट्स आइडेंटिफाइड। हाँ जी, शुरू हो जाए। सबसे पहला थ्रेट हमने कौन सा आइडेंटिफाई किया था? इस बात का थ्रेट कि हमारा लार्ज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स नहीं है। अब इसे आपने अपनी किसी स्ट्रेंथ से लिंक करना है। तो भाई थ्रेट ये है कि आपको जो है वो मुल्क में क्लाइंट्स बड़े थोड़े से हैं और क्लाइंट्स कम होते चले जा रहे हैं पेनल्टीज वगैरह की वजह से। तो आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। तो यार, जो थोड़े बहुत क्लाइंट्स
मुल्क में रह गए, या थोड़े बहुत फार्मास्यूटिकल कंपनीज मुल्क में रह गई, वो फिर आपको प्रेफर करेंगी। थ्रेट को हमने स्ट्रेंथ के साथ लिंक कर दिया। थ्रेट ये था कि मुल्क में फार्मास्यूटिकल कंपनीज थोड़ी होती चली जा रही हैं, और स्ट्रेंथ ये है कि हमारी वीकनेस अच्छी, हमारी वीकनेस कह रहा हूँ, हमारी रेपुटेशन अच्छी है। इस वजह से वो लोग जो रह गए हैं वो हमें प्रेफर करेंगे। थ्रेट स्ट्रेंथ से कवर हो गया। 3 मार्क्स है, इसलिए शायद तीन थ्रेड्स को लिंक करने का एक एक नंबर हो। एंड दूसरे थ्रेड की तरफ आए। दूसरा थ्रेड हमारा क्या है? फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। हाँ जी, इसे लिंक करें अपनी किसी स्ट्रेंथ के साथ। हाँ जी, स्ट्रेंथ क्या थी? जीपीएस ट्रैकिंग। स्ट्रेंथ क्या थी? टेम्परेचर मॉनिटरिंग। स्ट्रेंथ क्या थी? रेपुटेशन। और स्ट्रेंथ क्या थी? शिपमेंट वेरिएबिलिटी, विजिबिलिटी। हाँ जी। पेट्रोल को हम किस चीज से लिंक कर सकते हैं? क्या पेट्रोल को हम, फ्यूल को हम जीपीएस ट्रैकिंग से नहीं लिंक कर सकते हैं? हम नजर रखें कि हमारा ड्राइवर कहीं किसी लंबे रूट से तो नहीं जा रहा। कहीं हमारा ड्राइवर हर 2 मिनट के बाद रुक के जो है वो ब्रेक तो नहीं ले रहा। कहीं हमारा ड्राइवर, अब शायद जीपीएस से इतना ना हो सके, कहीं 2 नंबर वाला पेट्रोल तो नहीं डलवा रहा। दैट थर्ड पॉइंट वाज अ जोक। द पॉइंट इज, जीपीएस ट्रैकिंग से आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप जीपीएस ट्रैकिंग से ये कर सकते हैं कि आपका सबसे शॉर्टेस्ट रूट टू द क्लाइंट क्या हो। तो आप लंबे रूट से जाने के बजाय शॉर्ट रूट से जाएं, आपका कम पेट्रोल लगे। बहुत अच्छा खूबसूरत लिंक नहीं बना, लेकिन कुछ ना कुछ लिंक तो बन गया। अब इससे ज्यादा हम क्या इस थ्रेट को जो है वो मिटिगेट करें? अब आप बनाए, हुरमुज बंद होने की वजह से फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो इसमें अब हमारी स्ट्रेंथ से और दूर दूर तक क्या लिंक बने? एक भाई ने कहा, अगर पेपर में ना लिंक बन सके, धक्के से कुछ तो कर दें, जिस तरह मैंने किया है। फ्यूल प्राइसेस को मैंने जीपीएस से लिंक कर दिया। कुछ ना कुछ बहुत, मैं भी एडमिट कर रहा हूं कि यार मैंने बहुत हैवी किस्म का लिंक नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर दिया। एक और कमेंट आई, मोटरवे स्पीड कम कर दें। ठीक है, तो आप जीपीएस से ये ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपकी गाड़ी इस टाइम कितनी स्पीड से जा रही है कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे। बिल्कुल सही है। दो थ्रेड्स लिंक हो गए। तीसरे थ्रेड की तरफ आए। लो कॉस्ट ऑफ जो है वो आपके कंपेटिटर्स बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं, ये थ्रेट है। इसको अपनी किसी स्ट्रेंथ के साथ लिंक करें। स्ट्रेंथ क्या है? जीपीएस ट्रैकिंग, टेम्परेचर, रेपुटेशन और शिपमेंट विजिबिलिटी। मेरा दिल कह रहा है चारों के साथ लिंक कर दें। थ्रेट ये है ना कि कंपेटिटर्स आ गए हैं जो कि लो कॉस्ट हैं। कभी भी आपका कंपैरिजन किसी लो कॉस्ट कंपनी से हो, लोग कहें कि यार ये कंपनी भी गाड़ियां बनाती है, ये कंपनी भी गाड़ियां बनाती है, ये गाड़ी 20 करोड़ 2 करोड़ की है, ये कंपनी 40 लाख की है, क्या फर्क है? दोनों गाड़ियों के अंदर चार पहिए हैं। तो आप कहते हैं यार फलानी कंपनी के अंदर देखो, एसी भी इतना अच्छा वाला लगा है, लेदर सीट्स भी इतनी अच्छी वाली लगी हैं, एयर बैग्स भी इतने अच्छे वाले लगे हैं, ब्रेक भी इतनी अच्छी वाली लगी है। ये जो 40 लाख वाली गाड़ी है, इसमें ये चीज़ भी खराब है, ये चीज़ भी खराब है, ये चीज़ भी खराब है, वो चीज़ भी खराब है। तो जब आपने कॉस्ट पे किसी से compete करना है, तो अपने फीचर्स गिनवाते हैं। आप कहें कि यार हमारे पास फीचर्स हैं, हम आपको जीपीएस ट्रैकिंग देंगे, हम आपको टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम देंगे, हम आपको रेपुटेशन हमारी चेक करें कितनी स्ट्रांग है, हम आपको शिपमेंट विजिबिलिटी देंगे। तो इन चारों चीजों का, आपने कहा रेपुटेशन मैटर करती है, डेफिनेटली करती है। लेकिन जस्ट रेपुटेशन नहीं करती। अगर आपका दिल करे कि मैंने सिर्फ एक पॉइंट को लिंक करना है, तो रेपुटेशन को कर दीजिएगा डेफिनेटली। लेकिन उससे एक स्टेप आगे जाए, चारों चीजों को लिंक करें। आप कहें कि हमारे पास वो फीचर्स हैं जो हमारे दुश्मनों के पास नहीं है। तो 3 नंबरों के लिए हमने तीन थ्रेड्स को तीन स्ट्रेंथ्स के साथ लिंक किया। क्या तमाम लोग सेटिस्फाइड है? क्या कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाला रह गया? कोई सेंटेंस या मेरी कोई बात नहीं दिल को लग रही, तो प्लीज डिस्कस कर लें। आखिरी आखिरी रिवीजन है, उसके बाद पता नहीं मैं मिलूं कि ना मिलूं पाकिस्तान में। आगे चलें। ऑल ओके, सुन के बड़ा अच्छा लगा। ले जी, आज का तीसरा और आखिरी सवाल। 4 नंबर के लिए, आइडेंटिफाई द प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज ऑफ एक्वा, कंपनी का नाम होगा। एंड 7 नंबर के लिए, चेक करें, वैल्यू चेन एनालिसिस सिर्फ 4 नंबर के लिए, और 7 नंबर के लिए सवाल ने क्या फरमाया? रिकमेंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट
ऑप्शन टू मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूविंग द ऑपरेटिंग साइकिल। इसका मतलब ये पार्ट बी ज्यादा हेवी है। अक्सर सवाल इस तरह के वैल्यू चेन किस तरह के होते थे कि यार ऐसा करो बस वैल्यू चेन मैप कर दो, वो 6-7 नंबर का सवाल होता था। इसका मतलब ये पार्ट बी हैवी सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, इससे पहले कि हम सवाल पढ़ना स्टार्ट करें, ये वैल्यू चेन एक्टिविटीज है, मैं आपको बहुत अजीबोगरीब बातें तो नहीं कर रहा। क्या तमाम नेक लोग जो क्लास में मौजूद हैं, आप सबने बचपन में या कभी जिंदगी किसी हिस्से में वैल्यू चेन पढ़ी थी? क्या रिवाइज करने की अलग से जरूरत है कि सवाल पढ़ के रिवाइज हो जाएगी? चले एक दफा दिल की तसल्ली के लिए वैल्यू चेन की स्लाइड्स जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5। एक स्टूडेंट ने कहा रिवाइज करवा दें, चलें मैं यही सुनना चाहता था कि कोई एक स्टूडेंट भी अगर कहेगा तो मैं करवा दूंगा रिवाइज। लें जी, वैल्यू चेन में 9 कंपोनेंट्स होते थे। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज, 4 सपोर्ट एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती थी जिनके बगैर बिजनेस चल ही नहीं सकता, और अगली 4 एक्टिविटीज वो होती थी जो पहली 4 एक्टिविटीज को सपोर्ट करती थी। वो 9 क्या होती थी, बारी बारी चलते हैं। सबसे पहले आपके पास होती थी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सामान रॉ मटेरियल का आपकी फैक्ट्री तक आना, या जहां भी आप काम करते हैं, आपका जो भी हेड ऑफिस है, वहां रॉ मटेरियल का पहुंचना। फिर ऑपरेशंस, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिनिश गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाना। मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर्स को बताना कि यार ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, आके हमसे परचेज करो, इसके फलाने फायदे हैं, वगैरह वगैरह। सर्विसेज मींस के अदर देन आपकी प्रोडक्ट बेचना। अगर आपकी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी तो क्या आप उसे रिप्लेस करेंगे कि नहीं? क्या आपकी प्रोडक्ट में कोई इस तरह का रिप्लेसमेंट का फीचर है कि नहीं? क्या आपकी प्रोडक्ट में जो है वो आप रेगुलर अपडेट्स वगैरह देते हैं कि नहीं? ये सारी चीज़ आ जाती है सर्विस में। फिर 4 आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज क्या आती थी? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मींस रॉ मटेरियल के नए से नए सप्लायर्स ढूंढना। अब अक्सर लोग प्रोक्योरमेंट को कंफ्यूज करते हैं विद इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मींस प्रोसीजर, रॉ मटेरियल सप्लायर की फैक्ट्री से लेके आपकी फैक्ट्री तक पहुंचने का तरीकेकार। जबकि प्रोक्योरमेंट मींस ना सिर्फ रॉ मटेरियल बल्कि हर तरह का सामान आपने अपनी हेड ऑफिस की मशीनरी कहाँ से परचेज करनी है, आपने अपनी फैक्ट्री में फर्नीचर सोफे शोफे कहाँ से लेके आना है, सारा कुछ वो आ जाता है प्रोक्योरमेंट में। फिर आती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आपकी कंपनी की वेबसाइट, आपकी कंपनी की आईटी से रिलेटेड कंपोनेंट्स, ये सारा कुछ आ जाता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। आपस की बात है, हम इस टाइम जो सवाल कर रहे हैं उसमें सवाल ने सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज के लिए कहा था, लेकिन स्टिल दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा था रिवाइज करवा दें, इस वजह से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। शायद सवाल में हमें इसकी जरूरत ना पड़े। नंबर 3, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपके जो इंजीनियर्स हैं, अभी जो हमने पिछले दोनों सवाल किए, दोनों में इंजीनियर्स की बात आ रही थी। एक जगह पॉजिटिव सेंस में, एक जगह नेगेटिव सेंस में। पहले सवाल में इंजीनियर्स आपके पास पॉजिटिव सेंस में आ रहे थे कि यार आपके इंजीनियर्स कितने पहुंचे हुए लोग हैं, एल्गोरिदम डेवलप कर लेते हैं जो कोई और नहीं करता। पिछले सवाल में हमने इंजीनियर्स को नेगेटिव सेंस में पढ़ा था कि यार आपके पास चूंकि इंजीनियर्स कम है, इस वजह से आप अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रहे, दूसरे शहर में नहीं जा रहे। तो चेक करें ह्यूमन रिसोर्स कितना जरूरी है। अगर थोड़ा सा पर्सनल पे जो है वो एग्जांपल दूं तो ह्यूमन रिसोर्स देखें, सीएमएडीजी कितना जो है वो जरूरी है। अगर सीएमएडीजी अली शायद से रब्ता ना करता कि भाई हमें रिवीजन क्लासेस हम प्लान कर रहे हैं, तो बताएं अगर आपने बीआईए का रिवीजन सेशन कराना है तो क्या आप लोग इस टाइम क्लास में बैठे होते? तो देखें ह्यूमन रिसोर्स कितनी जरूरी होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और नंबर 4, जनरल बातें, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी फर्म का क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सारी बातें। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने मैनेजर्स होंगे, कितने वर्कर्स होंगे, सारा आ जाता है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमने थोड़ा सा, चूंकि वक्त कम था इसलिए ज़रा जल्दी से रिवाइज किया है। वापस चलते हैं अपने रिवीजन की तरफ, सवाल की तरफ। रिक्वायरमेंट क्या थी, एक दफा फिर देख लें। सिर्फ 4 नंबर के लिए प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज को आपने आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, वर्ड आइडेंटिफाई मींस कि आपने ज्यादा एक्सप्लेनेशन में ना बैठ जाइएगा। सिर्फ लिख दें फलानी चीज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फलानी चीज ऑपरेशन, फलानी चीज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फलानी चीज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, फलानी चीज सर्विस। दैट्स इट। और वैसे भी 4 नंबर हैं तो कॉमन सेंस भी कहती है कि बहुत ज्यादा हमें तकरीर नहीं करनी। आइए सवाल रीड करें। Company manufactures electric water heaters using a batch production systems and follows a standard operating cycle for all production batches. सही। अब आप हीटर बनाते हैं और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग साइकिल रखते हैं। अब चूंकि 4 नंबर का सवाल है,
अगर कोई 7-8 नंबर का सवाल होता तो मैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग साइकिल को भी उठा के सेकंड पॉइंट में एक डाल देता कि ऑपरेशंस में एक पॉइंट ये भी है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग साइकिल है। लेकिन चूंकि सिर्फ 4 नंबर है तो शायद एक एक पॉइंट लिखने से भी गुजारा हो जाए, इसलिए मैं इतनी जो है वो इमरजेंसी में नहीं हूं, वरना मैं इसे भी ऑपरेशंस में ऐड कर लेता। आगे चले। रॉ मटेरियल्स रिसीव्ड आर सब्जेक्ट टू मैंडेटरी क्वालिटी इंस्पेक्शन। लो जी, क्वालिटी इंस्पेक्शन है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से लिंक है। ये सवाल सामान कह रहा हूँ, सामान आपकी फैक्ट्री तक जब तक ऑपरेशंस के लिए रेडी नहीं हो जाता है वो सारी चीजें आ जाती हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर। अच्छा, एक और चीज है, उसने आपको बताया 2 डेज। और अगर आप वापस रिक्वायरमेंट की तरफ चले, सवाल ने आपसे कहा था रिकमेंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर इंप्रूविंग द ऑपरेटिंग साइकिल। इसका मतलब ये शायद हमें थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी करनी पड़े, तो साइड पे लिख लेते हैं। फिलहाल सबसे पहला स्टेप क्या है? क्वालिटी इंस्पेक्शन, जो कि 2 दिन तक चलती है। ये चीज हमने साइड पे लिख भी ली। आगे चलें। वंस क्लियर्ड मटेरियल्स आर इशूड टू प्रोडक्शन थ्रू सेंट्रल स्टोर्स डिपार्टमेंट। ये ऑपरेशंस हुए या इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हुई? क्या ये अभी भी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल का फैक्ट्री तक पहुंच के रेडी होने का काम है, या आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से रिलेटेड काम है? सेंट्रल स्टोर डिपार्टमेंट ने उठा के मटेरियल्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया, अब ये ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया है। इसके ऊपर हम लिख रहे हैं ओ, ओ फॉर ऑपरेशंस। Number 3, to manage workload and control overtime, the storage department processes materials issued once per day at a fixed cutoff time, resulting in average waiting time between clearance and issue to production। अच्छा जी, पहली बात ये कि दिस इज ऑल ऑपरेशंस, कि कितने अरसे तक काम होता है, कितना काम होता है, दैट इज ऑपरेशंस। बट साथ न्यूमेरिकल इसका कंपोनेंट भी देखिएगा ध्यान से। टू मैनेज वर्कलोड एंड कंट्रोल ओवर टाइम, प्रोसेसेस इन्वेंट्री इश्यूज वंस पर डे। एक दिन आपका लग जाता है इश्यूएंस में। ठीक है, साइड पे जाके लिख दें कि भाई इश्यूएंस में भी आपका एक दिन लग रहा है, रिजल्टिंग इन एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ 1 डे बिटवीन क्लियरेंस एंड इशू। लो जी, एक और दिन वेटिंग डे। और अगर हम इस सेंटेंस के ऊपर मजीद गौर करें तो सवाल ने कहा था तो मैनेज वर्कलोड एंड ओवर टाइम। इसका मतलब ये है कि आप शायद एक दिन अपने मजदूरों से कहते हैं कि यार आज छुट्टी करो। 3 दिन अगर मजदूर ने ओवर टाइम काम किया होगा और चौथे दिन आप उन्हें छुट्टी दे देंगे तो ओवर टाइम मैनेज नहीं हो जाएगा? 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया, 5वें दिन छुट्टी कर ली, दैट्स इट, बैलेंस आउट हो गया। क्या कहते हैं? तो वेट टाइम कितना दिन है? एक दिन। डी बार बार लिखना अजीब सा हो रहा है, मैं सिर्फ नंबर ऑफ डेज लिख देता हूँ। आगे चलें। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स 14 डेज ऑफ एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग में आपके लग रहे हैं, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा प्यारी नहीं है, PROC 14 डेज। और कौन से वाले पोर्शन में आता है? ये भी ऑपरेशंस में आता है। आगे चलें। एट द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑल यूनिट्स मस्ट पास थ्रू सीलिंग स्टेशन बिफोर कंप्लीशन। हाँ जी, अभी भी क्या आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स स्टार्ट हो गई कि अभी ऑपरेशंस ही चल रहे हैं? अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। ड्यू टू लिमिटिंग कैपेसिटी द सीलिंग स्टेशन प्रोसेसेस बैचेस सीक्वेंसली, रिजल्टिंग इन एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ 1 डे बिफोर सीलिंग कैन कमेंस। फिर वेटिंग डे आ गया। WAIT, वेट कितने दिन का? पूरे एक दिन का। आगे चलें। After production is completed, finished goods undergo a mandatory safety certification process lasting 2 days। पहला सवाल ये क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, या ऑपरेशंस, या सर्विसेज, या मार्केटिंग? हम चेक करते हैं कि क्या कोई मसला तो नहीं है प्रोडक्ट में। तो चेक करना है कि आउटबाउंड का काम है कि फिनिश गुड्स बनाने का काम है।
लोग कह रहे हैं आउटबाउंड, तो ठीक है। आउटबाउंड मीन्स कि आपने एक दफा फिनिश गुड बन गई है, आपने भेजने से पहले एक दफा चेक कर लिया, तो इससे आप आउटबाउंड में जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेज की। कितने दिन लगेंगे सेफ्टी सर्टिफिकेशन में? पूरे 2 दिन। लिखें जी, SC सेफ्टी सर्टिफिकेशन 2 डेज। आगे चलें। डिस्पैच टेक्स इमीडिएटली अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। डिस्पैच क्या होता है? 100% कंफर्म बात है, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स ही होती है। आगे चलें। एक मिनट, एक चीज रह गई। वन सर्टिफिकेशन इज कंप्लीटेड, डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन इज प्रिपेयर्ड विच टेक्स 1 डे टू फाइनलाइज। आप कहें डॉक्यूमेंटेशन होती है पूरा 1 दिन लगा के। डॉक्यूमेंटेशन भी हमने नोट कर ली, डिस्पैच टेक्स इमीडिएटली हमने लिख लिया। टू इम्प्रूव द ऑपरेटिंग साइकिल मैनेजमेंट जो है वो 3 बातें सोची हैं: रिमूव कट ऑफ डेट, इंस्टॉलिंग एडिशनल सीलिंग मशीन, प्रिपेयरिंग डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग सर्टिफिकेशन पीरियड। मैनेजमेंट ने कहा है हमें सबसे सस्ता और सबसे लीस्ट डिस्ट्रक्टिव सोल्यूशन बताओ। इसका मतलब ये जो आखिरी 3-4 बातें हैं सारी की सारी पार्ट बी से रिलेटेड है। अब पार्ट ए सिर्फ 4 नंबर का है, उसको पहले फिनिश करते हैं, फिर पार्ट बी की तरफ आते हैं। हाँ जी, सवाल ने आपको ढेर सारी ऑपरेशंस वाली बातें बताई, ढेर सारी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स वाली बात बताई, मार्केटिंग और सर्विसेज सेल्स के बारे में तो बताइए कुछ नहीं। अब इंस्टेड ऑफ कि हम खाली छोड़ दें, एक एक चीज अज्यूम करके लिख लेते हैं। अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि भाई सामान आता है हमारी फैक्ट्री में और फिर हम उसे इशू कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, दिस इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। फिर ऑपरेशन में सवाल ने हमको 3-4 बातें बता दी, इसे सेंटेंस को किसी तरह एक सेंटेंस में जो है वो किसी तरह कन्वर्ट करें। आप कहें कि भाई हम मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू इंक्लूडिंग सीलिंग एंड इंक्लूडिंग सेफ्टी सर्टिफिकेशन तो हमने आउटबाउंड में करनी थी कि पहले करनी थी, बाद में करनी थी? तो एक आधा यहां से वर्ड पकड़ लें। एक तो आपके पास आ गया सीलिंग स्टेशन वाला काम, एक आपके पास आ गया क्लियरेंस एंड इशू टू प्रोडक्शन। तो आपने इनमें से कोई 1-2 बातों को उठा के लिख देना है ऑपरेशंस के अंदर। फिर आते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की तरफ। आप कहें कि भाई हम पहले तो उसकी सेफ्टी सर्टिफिकेशन करते हैं और फिर साथ ही उसे डिस्पैच कर देते हैं। अब वंस अगेन मार्केटिंग और सर्विसेज के बारे में सवाल बिल्कुल खामोश है, तो इंस्टेड ऑफ कि हम भी खामोश रहें, आप एक डिस्क्लेमर दे दें कि ऑल्दो क्वेश्चन हैज डिस्कस्ड नो नथिंग रिलेटेड टू दीज 2 पॉइंट्स, however it can be assumed कि कंपनी मार्केट्स थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर एडवर्टाइजमेंट मेथड्स। एंड आप जो है वो ऑपरेशंस के बारे में, सर्विसेज के बारे में क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, कंपनी क्या बेचती है? वाटर हीटर। क्या वाटर हीटर एक ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं हो सकता? वाटर हीटर खराब हो सकता है, तो आप कहेंगे कंपनी फिर इट कैन बी अज्यूम कि कंपनी जो है वो वाटर हीटर की रिपेयर या रिप्लेसमेंट की सर्विस भी फराहम करती होती होगी। अब चूंकि सवाल ने इस बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए हम भी सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं 4 नंबर लेने के लिए। सही। एक भाई ने कहा सर 4 नंबर है, ऑलरेडी इतनी चीजें लिख दें तो सिर्फ 2 नॉन मार्केट फॉर सर्विसेज। शायद इससे दिल की तसल्ली ना हो, शायद आपके माइंड में बाद में आया कि यार काश मैं कोई एक लाइन भी लिख देता। तो बेहतर है कि बेशक पांचों की एक एक लाइन लिख दें, लेकिन लिखें जरूर। और ये डिस्क्लेमर भी दे दें कि मैं अजम्पशन शौकिया नहीं लेना, हंसी मजाक नहीं ले रहा, मैं मजबूरी की हालत में अजम्पशन ले रहा हूँ। सही। अब जरा टोटल कीजिएगा, ये जो हमने फिलहाल इतने सारे दिनों का कैलकुलेशन किया, आम तौर पे कितने दिन लगते हैं प्रोडक्शन में? 2 1 1 14 1 2 1। दोस्तों टोटल करना है। 2 1 3 3 1 4 4 14 18 18 1 19 19 2 21 21 1 22। इतनी सी बात थी। कमेंट्स में क्या चल रहा है सर? जो अज्यूम करके लिखेंगे वो सजेशन होनी चाहिए या फिर हमारी जजमेंट? नहीं हाँ, सजेशन, आपने बात अच्छी की। सजेशन भी हो सकती है। मैंने कहा था कि इट इज अज्यूम कि कंपनी ऐसा करती होती होगी। आप कहेंगे कंपनी को ऐसा करना चाहिए, यस ऐसे भी लिख सकते हैं। कि आप कहें कि एडवर्टिजमेंट में कंपनी को, अब वाटर हीटर शायद ऐसी चीज है, शायद आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे वाटर हीटर का ऐड देखें तो इग्नोर कर दें। वाटर हीटर का ऐड फिर किधर आना चाहिए? टीवी पे। वाटर हीटर बच्चों ने लगाना होता है घर में कि अब्बा जी ने?
अब्बा जी कौन सा वाला सोशल मीडिया यूज करते हैं? लिंक्डइन, टीवी। और टीवी पे भी कौन से वाले चैनल? न्यूज चैनल। तो अगर डिटेल में जाना हो तो हम इतनी सी बात की इतनी डिटेल में जा सकते हैं कि अच्छा जी वाटर हीटर है, बड़े एजेड किस्म के लोग, अमीर लोग जो है वो करते होंगे, तो उनकी एडवर्टाइजमेंट किधर करनी चाहिए? न्यूज़पेपर्स में करनी चाहिए, फेसबुक के उन वाले ग्रुपों में करनी चाहिए जहां जरा सीनियर और थोड़े से अमीर लोग पाए जाते हों। टीवी के उन चैनल्स पे करनी चाहिए जहां सीनियर लोग जो है वो, सीनियर मैं एज में सीनियर कह रहा हूँ, जहां वालिद साहिबान जिन न्यूज चैनल्स को ज्यादा देखते हो। खैर वंस अगेन हम 4 नंबर के सवाल में जरूर सारे डिटेल में चले गए। वापस आए हम 7 नंबर के उसके लिए। सवाल ने कहा है कि भाई तीन आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने एक ऐसा ऑपरेशंस का तरीकेकार सोचना है कि आपका मोस्ट इकोनॉमिकल एंड लीस्ट डिस्ट्रप्टिव, बहुत ज्यादा खर्चा भी ना हो और आपके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी ना हो। अगर आजकल देखा जाए तो हमने जो साइट पे रफ वर्किंग की थी, आजकल आपका प्रोसेस 22 दिन में कंप्लीट होता है। अब बारी बारी देखते हैं जो आपको सवाल है, तीन ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कितने दिनों पे फर्क पड़ेगा, कितना डिस्रप्शन पे फर्क पड़ेगा और कितना उस पे फर्क पड़ेगा। तीसरी चीज क्या आती है? इकोनॉमिक्स पे ऊपर। ऑप्शन नंबर 1 पढ़िएगा प्लीज। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? रिमूविंग द कट ऑफ टाइम सो दैट क्लियर्ड मटेरियल आर इशूड टू द प्रोडक्शन ऑन द सेम डे एज द क्लियरेंस। क्लियरेंस से पहले वाला वेटिंग टाइम, क्लियरेंस से पहले वाला वेटिंग टाइम, हाँ जी कौन सा वाला टाइम था वो? जरा देखिएगा क्लियरेंस किधर लिखा है सवाल में। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा, वेटिंग टाइम ऑफ 1 डे बिटवीन क्लियरेंस एंड इशू टू द प्रोडक्शन, इसका मतलब ये इस वाले 1 डे की बात हो रही है ऑप्शन 1 में। तो अगर हम ये वाला वेटिंग टाइम उड़ा दें तो आपके कितने कुछ दिन सेव हो जाएंगे? लिटरली सिर्फ एक। अच्छा। ऑन द अदर हैंड इसका फायदा या नुकसान क्या होगा? आपने वेटिंग टाइम कम कर दिया तो बंदा पूछे ये वेटिंग टाइम था किस लिए? ये वेटिंग टाइम इसलिए था टू मैनेज एंड वर्कलोड एंड कंट्रोल ओवर टाइम। आप कहें कि एक दिन का बच तो जाएगा, लेकिन इससे आपके खर्चे इंक्रीज हो जाएंगे, आपको मैंने आपको ओवर टाइम वगैरह देना पड़ेगा। पहले हमने, मैं कैसे जस्टिफाई किया था कि एक दिन ऑफ देके जो आपने अपनी वर्कर से एक्स्ट्रा काम करवाया था वो बैलेंस आउट हो जाता था। तो आप कहें कि इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि आपके ओवर टाइम कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो फिलहाल हमें एक ही इसका डिसएडवांटेज नजर आ रहा है, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। एक दिन बचा के आपने अपनी ओवर टाइम कॉस्ट इंक्रीज कर ली। ऑप्शन 2 पढ़िएगा। इंस्टॉलिंग एन एडिशनल सीलिंग मशीन, हाँ जी सीलिंग मशीन क्या करती थी? सवाल दोबारा पढ़ें, थर्ड पैराग्राफ पे आइएगा जरा, सॉरी सेकंड पैराग्राफ पे। मैन्युफैक्चरिंग 14 दिन के लिए होती है, फाइनल स्टेज प्रोडक्शन से पहले सीलिंग स्टेशन पे गुजरना पड़ता है। ड्यू टू लिमिटिंग जो है वो capacity of sealing station resulting in average waiting time of 1 day before sealing and commence। लें जी सेकंड वाला जो आपका वेटिंग टाइम था वो आपका सेव हो सकता है एक दिन का। वंस अगेन एक दिन की कमी है, वर्सेस इसका नुकसान क्या होगा? सवाल ने कहा इंस्टॉलिंग एन एडिशनल सीलिंग मशीन। अब आपस की बात है ना, आप लोग वाटर हीटर बनाते हैं ना मैं वाटर हीटर बताता हूँ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि सीलिंग मशीन कितने की आती है। क्या पता 50,000 की आती हो, क्या पता 2 करोड़ रुपए की आती हो, बट द पॉइंट इज खर्चा, अच्छा खासा खर्चा। खैर वंस अगेन वी डोंट नो, क्या पता बहुत सस्ती भी आ जाती हो, बट द पॉइंट इज आपने एक नई मशीन ली है, तो उसकी मशीन एक अगर रीजनेबल से ज्यादा उसकी प्राइस हुई तो फिर आप हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे, ये सारा कुछ होगा। तो इससे आपकी रिलायंस भी थोड़ी सी कम होगी, डिसरप्शन भी ज्यादा होगी और अच्छा खासा खर्चा भी हो सकता है। तो फायदा एक दिन सेव, नुकसान कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब चूंकि सवाल है इस बारे में कुछ नहीं बताया तो आप भी जो है वो बहुत ज्यादा ओवर एफिशिएंट ना होइएगा। बस इतना लिख दें कि वी विल हैव टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा है ज्यादा है, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। सही। कमेंट्स में क्या चल रहा है? एक भाई ने कहा हैवी कॉस्ट वुड बी इनकर्ड बाय इंस्टॉलिंग न्यू मशीन। लिटरली मैंने भी यही कहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। दो ऑप्शन डिस्कस हो गए, तीसरे ऑप्शन पे आ जाए। प्रिपेयरिंग डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द सर्टिफिकेशन पीरियड। हाँ जी डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स के बारे में सवाल ने क्या फरमाया था? पैराग्राफ नंबर, ये ऑप्शन से पहले वाला पैराग्राफ पढ़िएगा, आफ्टर कंप्लीशन इज, आफ्टर प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड वाला पैराग्राफ। आफ्टर कंप्लीशन प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, फिनिश गुड्स अंडरगो अ मैंडेटरी सेफ्टी certification process lasting 2 days. Once certification is completed, dispatch documentation is prepared, which days 1 day to finalize। सवाल ने कहा ये वाला एक दिन आप खा लें, तो अगर ये दिन हम खा लें तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? 2 दिन का, 1 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 दिन
पहले आप डॉक्यूमेंटेशन बाद में करते थे, कुछ लोग सारा टाइम लगा के पहले सेफ्टी सर्टिफिकेशन करते थे, शायद वही लोग बाद में उसकी डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन करते हो। तो अगर हम ये एक दिन उड़ा दें बीच में से, साइमल्टेनियसली दोनों काम कर लें, तो क्या साइड इफेक्ट माइंड में आ रहा है? शायद आपको एक अदद एक्स्ट्रा बंदा हायर करना पड़ जाए, जो कि जिसका काम सिर्फ ये हो कि डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करे। बट जरा कॉमन सेंस लगाइएगा, डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन लिटरली 10 मिनट का काम है, जिसके ऊपर पूरा दिन ये लोग लगा देते हैं। वंस अगेन, मैं चूंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ऑडिट वगैरह के दरमियान, जो मैंने सचमुच की डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन देखी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे हैवी हैवी क्लाइंट्स पे भी काम किया और उनकी डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन इजिली प्रिपेयर हो जाती थी। तो पहली बात यह कि डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन कोई इतना हैवी काम नहीं है कि उसके लिए आप पूरा एक दिन बर्बाद करें। बहुत भी हैवी किस्म की फैक्ट्री है, आपका कई लाखों टन का भी सामान आ रहा है, तो शायद 2 घंटे का काम है। दूसरी बात यह कि इंस्टेड ऑफ कि आप वेट करें क्या सेफ्टी सर्टिफिकेशन पूरी हो तो हम डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन एग्जैक्टली होता है क्या? आपने क्या 5 में पढ़ा होगा, भूल गया तो मैं आपको ये याद कराता हूँ। डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन मींस कि आप ये सारा कुछ करते हैं कि भाई हमने इतने किलो सामान जो है वो अपने फलाने शोरूम पे भेज रहे हैं, इतने किलो सामान होगा, इतनी हमने प्राइस जो है वो आइडेंटिफाई की है, फलाना ट्रांसपोर्टेशन वाला बंदा होगा, इतने दिन जो है वो ट्रांसपोर्ट पे लगने हैं, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, इसको हम कहते हैं डिस्पोज डॉक्यूमेंटेशन। अब कमेंट्स में क्या चल रहा है? मे बी नॉट इनफ स्टाफ इज अवेलेबल फॉर डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन। वंस अगेन, मैक्सिमम इंतहाई हैवी काम भी है तो शायद आपको एक बंदा चाहिए हो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए। तो सो फार हमें सिर्फ एक जो ड्रॉबैक मिला है वो ये है कि आपका इंक्रीज इन वर्कलोड होगा, कि आपको एक एडिशनल बंदा हायर करना पड़ेगा। आप इन तीनों डिसएडवांटेज को जरा कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि दिन तो तीनों जगह एक एक ही सेव हो रहा है। दिनों के ऊपर हम सियासत नहीं कर सकते, लेकिन हम ड्रॉबैक्स के ऊपर सियासत कर सकते हैं। पॉइंट वन का ड्रॉबैक क्या है? आपका आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। कितने लोगों को सवाल ने बताया नहीं, लेकिन इट कैन बी अज्यूम के पूरी फैक्ट्री को, जिस दिन काम ही कोई नहीं हो रहा तो उस दिन पूरी फैक्ट्री क्लोज रहेगी। क्या ख्याल है? तो आपने पूरी फैक्ट्री का ओवर टाइम बचा लिया। वेरी नाइस। नंबर टू, अब आप अगर वो वाला दिन खत्म कर देंगे तो आपको पूरी फैक्ट्री को ओवर टाइम देना पड़ेगा, ढेर सारा खर्चा। नंबर टू, आपने मशीन लगानी है, मशीन के ऊपर हैवी खर्चा हो सकता है। नंबर थ्री, शायद आपको एक बंदा हायर करना पड़ जाए, या शायद एक ही किसी बंदे को थोड़ा सा ओवर टाइम आपको देना पड़े, या उसे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े कि यार तुम डिस्पैच डॉक्यूमेंटेशन भी बना दो, जुमे को मैं तुम्हें बिरयानी खिला दूंगा। अब मुझे लॉजिकली सोच के बताएं, सबसे सस्ता ऑप्शन क्या है? पूरी फैक्ट्री को ओवर टाइम देना, मशीन परचेज कर लेना, या एक बंदे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करवा लेना? कमेंट्स में मल्टीपल लोगों ने कहा थर्ड ऑप्शन इज बेस्ट। तो 7 नंबर का सवाल था, हम कैसे 7 नंबर लेंगे? सबसे पहले तो आप ये जो हमने रफ वर्किंग की है 22 दिन वाली, ये खैर करें या ना करें, आई एम नॉट श्योर, मैंने आई का सोल्यूशन को नहीं देखा, पता नहीं उन्होंने कैलकुलेशन की है कि नहीं। मैं इस टाइम से वाइब्स पे चल रहा हूँ। 22 दिन की ये कैलकुलेशन करके दिखाएं, उसके बाद कहें कि भाई कहाँ से एक एक दिन सेव हो सकता है। आप कहें कि ये वाला जो वेटिंग टाइम है ऑप्शन वन में सेव हो जाएगा, सेकंड वाला जो वेटिंग टाइम है ऑप्शन टू में सेव हो जाएगा, और जो एंड पे एक दिन डॉक्यूमेंटेशन का था ये ऑप्शन नंबर थ्री में से हो जाएगा। फिर इन तीनों के ड्रॉबैक्स लिखें। नंबर वन में अगर आपने वेटिंग कम किया तो आपको ओवर टाइम एक्स्ट्रा पड़ेगा। नंबर टू में आपके उसी के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। नंबर थ्री में आपको शायद एक बंदे से ओवर टाइम करवाना पड़े, आप एडिशनल बंदा हायर करना पड़े, जो कि इतनी सुनने में मुश्किल नहीं लग रही। और नंबर थ्री जस्टिफाई करें कि ऑप्शन नंबर थ्री बेस्ट क्यों है। आप कहें कि लॉजिकली सबसे कम खर्चा जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर थ्री पे ही आएगा। तो मेरे ख्याल में 7 नंबर के लिए हमने ढेर सारी डिस्कशन कर लिया। जी। क्लास स्टार्ट हुए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, एक पूरा 1:30 हुआ है मेरे सामने घड़ी में। क्लास शायद 12:05 पे स्टार्ट हुई थी, तो आप कह सकते हैं कि अली शायद 1 घंटा 25 मिनट से बोले चले जा रहा है। प्लीज ऑनेस्टली बताइएगा, जो हमने 3 सवाल किए हैं, क्या आपकी तैयारी और आपकी ड्राफ्टिंग कुछ बेहतर बेहतर फील हो रही है?
ओवरऑल चैप्टर 5 का कोई कॉन्सेप्ट जो आपके आप इस नियत से आए थे कि यार अली शायद इंटरनल जो है वो एनालिसिस पढ़ा रहा है तो फलाना टॉपिक भी पढ़ाया था, लेकिन अली शायद तो यहाँ सवाल कराना उसने स्टार्ट कर दिए तो फलाना टॉपिक मिस हो गया, कोई चीज़ अगर डिस्कस करनी है तो प्लीज़ बता दें, हमारे पास आधा घंटा है। जब तक तमाम लोग सेटिस्फाई नहीं होते मैं कहीं नहीं जाना, मैं आधे घंटे मजीद भी बोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर मैंने अकेले नहीं बोलना, मैंने आप लोगों के साथ मिलकर बोलना है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को 5 मिनट्स देता हूँ। आप इस टाइम जो भी नोट्स या जो भी बुक यूज कर रहे हैं उससे एक दफा चैप्टर 5 जल्दी से गो थ्रू कर रहे हैं। कोई डेफिनेशन, कोई एरिया आपको तंग कर रहा है, मैं हाजिर हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं मैं इस टाइम बुक कहाँ से जाके खोलूं, तो चले यार बुक भी मैं आपको खोल देता हूँ। एक स्टैंडर्ड बुक जो आप में सबके पास होगी, आई कैप का सही टेक्स्ट खोल लेते हैं। एक भाई ने कहा मेन चीजें मैंने कर दी डेफिनेटली, हाँ जी। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी की हमने डिटेल से बात की है। कोई चीज का करने का तरीका। रिसोर्स एंड कॉम्पिटेंसीज के हमने तसल्ली से पहले वाले सवाल में रिसोर्स एंड कॉम्पिटेंसी के ऊपर बात नहीं की है। आगे चलें। यूनिट 3 कैपेबिलिटीज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। एक भाई ने कहा जॉनसन एंड स्कूल्स के स्टेप्स जबरदस्त। जॉनसन स्कूल्स के स्टेप्स यूनिट 2 में है कि 3 में? नजर है तो प्लीज मुझे बताइएगा। कस्टमर नीड्स, मार्केटिंग अप्रोच। कस्टमर नीड्स क्या होती हैं, कस्टमर को चाहे क्या चाहिए होता है, मार्केटिंग मिक्स 4P, प्रोडक्ट लेस प्राइस। बहुत आसान सा। उसकी कुछ एग्जांपल्स लें जी। जॉनसन एंड स्कूल्स की एक भाई ने रिक्वेस्ट की, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये जॉनसन एंड स्कूल्स ने जो है वो हमें कुछ स्टेप्स बताए जिससे आप अपनी क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र कर सकते हैं। वो एक दफा इस वाली बुक से रिव्यू करें कि मेरी नोट से करें? चलो आई कैप स्टडी टेक्स्ट से कर लेते हैं। इस टाइप जो है वो अपने नोट्स को शो ऑफ करने का टाइम नहीं है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। आप ये गौर व फिक्र करें कि यार मैं कौन सी ऐसी चीजों के ऊपर काम करूं जिससे मैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जिसकी वजह से मैं अगर ये इसके ऊपर मैंने काम ना किया तो मैं फेल हो जाऊंगा। कॉलेज के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा कि उसके पास अच्छे टीचर्स हो जिन्हें अच्छा पढ़ाना आता हो। नंबर 2, आइडेंटिफाई व्हाट इज नेसेसरी क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज। स्टेप नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ दोज क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज। स्टेप नंबर 4, अप्रोप्रिएट केपीआईज। ये केपीआईज क्या होता है? न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, जिसके थ्रू आप देखते हैं कि आपका जो है वो क्या तरीकेकार है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी, एक कॉलेज की बात कर लेते हैं, सीएमएडजी की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि आपने केपीआई बनाया, केपीआई दोबारा कह रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल जो है वो कैलकुलेशन होनी चाहिए। आपने केपीआई डेवलप किया कि जो भी टीचर है उसका पासिंग रेट होना चाहिए अबव 60%। तो अब ये केपीआई है। अब आप चेक करेंगे फलाने टीचर से जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था उसमें से जितने स्टूडेंट्स वाकई क्लास में आते थे, जिन्होंने वाकई लेक्चर्स लिए, उनमें से कितने पास हुए। अब वो लोग जो ना क्लास में आते हैं ना लेक्चर्स ओपन करके देखते हैं, वो फेल हो जाए तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। तो रेगुलर स्टूडेंट्स में से क्या पासिंग रेट है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 60 से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज्यादा ही होगा। सो केपीआई मीन्स कि आपने एक न्यूमेरिकल सीएसएफ को जो है वो चेक करने के लिए रखा और फिर उसको साथ साथ चेक भी किया। स्टेप नंबर 5, गिव एम्फोसिस टू डेवलपिंग क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज। बस ऐसा नहीं है कि मैंने एक दफा जो है वो बीआईए पढ़ाना देख लिया उसके बाद मैं चिल होके बैठ जाऊं कि यार बाद में आई कैप जो है वो जो भी चीजें ऐड करता जाए वो देखी जाएंगी। साथ साथ अपने आपको डेवलप भी करना है, देखना भी है कि भाई सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं आया, आई कैप ने बुक में कोई नया एरिया तो नहीं ऐड किया, अगर किया है तो क्या मुझे वो पढ़ाना आता है कि नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल चलें पर्सनल बात ही कर लेते हैं। लेटेस्ट आपके बीआईए के सिलेबस में क्या चीज ऐड हुई है? चैप्टर नंबर 7, सस्टेनेबिलिटी। तो जब ये सस्टेनेबिलिटी आपके उसमें आया था तब मैंने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी काम किया, मैंने काफी रिसर्च की। उसके बाद साथ ही आई कैप ने सीफैप लेवल पे सस्टेनेबिलिटी का एक जो है वो पेपर भी इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने पहले अटेम्प्ट में सस्टेनेबिलिटी का पेपर पढ़ के पास कर लिया। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं जब बीआईए में चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे मेरी कुछ कॉम्पिटेंस है।
कि मैंने ना सिर्फ जब आई कैप ने सी फैप लेवल पे नहीं इंट्रोड्यूस कराया था तब मैंने खुद भी दिमाग लगाया था सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, और अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई कैप की नज़र में मेरा अपना सस्टेनेबिलिटी पास है, तो मैं दूसरों को सस्टेनेबिलिटी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। सस्टेनेबिलिटी तो बड़ी हैवी चीज है, उसका एक चैप्टर सिर्फ आप लोगों के सिलेबस में रखा हुआ है। लेकिन टीचर सिर्फ एक सिलेबस की वजह से तो नहीं पढ़ता। अब टीचर ने तो पूरी सस्टेनेबिलिटी पढ़ी हुई है, जिसका इतना सा 10% पोर्शन वो आपको बीआईए पे पढ़ा देता है। सो दिस इज, चूंकि पर्सनल एग्जांपल थी इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चला गया, बट द पॉइंट इज कि आपने इसे साथ साथ डेवलप भी करना है। और पॉइंट नंबर 6, आप फर्म के केपीएस को साथ साथ मॉनिटर करते रहे कि भाई ओवरऑल आपने जो केपीएस डेवलप किए थे, क्या ये साथ साथ जो है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, क्या सारे के सारे टीचर्स का पासिंग रेट 60% से ऊपर है कि नहीं, क्या सारे के सारे टीचर्स अपने आप को साथ साथ अपडेट कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी बातें हो जाएंगी मॉनिटरिंग ऑफ केपीआईज में। जी, जिन भाई ने जॉनसन एंड स्कूल्स का कहा था, क्या मैंने कुछ आपको अच्छी रिवीजन करा दी? जबरदस्त। अच्छा जी, मेथड्स ऑफ बेंचमार्किंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप कभी अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने कंपेटिटर से, कभी अपने आप को कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंपनी से। बेंचमार्किंग कैसी होती है? सॉफ्ट कंपनी बेस्ड भी हो सकती है, कस्टमर बेस्ड भी हो सकती है, लोकेशन बेस्ड भी हो सकती है। वैल्यू चेन हमने क्लास के दरमियान भी देख ली थी, वैल्यू चेन प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, सारा कुछ हमने देख लिया। वैल्यू एडिशन कैसे होती है, चार पांच उसके आसान से मेथड्स हैं। तो कोई ऐसा मेजर पोर्शन नहीं है जो कि हमने, हाँ स्वॉट एनालिसिस किया है, स्वॉट एनालिसिस के ऊपर हमने डिटेल से बात की है, उसके ऊपर एक प्रॉपर सवाल किया है। देख लें जी, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। मैंने आप लोगों को कहा था 5 मिनट आप लोगों के पास है, बुक देख ले, आधी क्लास ही गायब हो गई। चले, कोई नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों के पेपर्स करीब हैं, आप लोगों का टाइम कीमती है, शायद मेरे बोलने से ज्यादा कीमती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस टाइम जो है वो दुखी दुखी बातें करने के बजाय लेट्स बी पॉजिटिव। जो लोग अभी तक क्लास में मौजूद है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने 1 घंटा और 37 मिनट मेरी जो है वो, बल्कि 37 मिनट तो मेरे पास टाइम हुआ है, 1 घंटा 32 मिनट आई थिंक अभी हुए होंगे। आई गेस आज के लिए काफी है। अगर आपका कोई फर्दर सवाल भी नहीं है तो मुझे प्लीज बोलें। अल्लाह हाफिज। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।